नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विजन एग्री एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ब्रह्मास्त्र सेट पेपर सीरीज, जो कि आपकी 60 डेज में चलने वाली है। साथ में साथ इसमें एक चीज़ और है कि इसमें आपको कंप्लीट पीडीएफ सेट पेपर मिलेगा और जो वीडियो क्लासेस होंगी वो आपको कहाँ पर मिलेंगी, यूट्यूब पर जो है डेली बेसिस पे मिलने वाली हैं। तो आज से ही आपकी ब्रह्मास्त्र सीरीज शुरू होने जा रही है। रात को 8 बजे, कितने, शाम को 8 बजे या रात को 8 बजे डेली क्लास आपकी लाइव होगी अब से, ठीक। और इसका सेट पेपर आपको सुबह 10 बजे एप्लीकेशन जो कि विजन एग्री एकेडमी के नाम से है, आप लोग डाउनलोड कर लेना, उसमें मिलेगा, ठीक। तो आप लोग बढ़िया से जुड़ जाइए विजन एग्री एकेडमी से और सभी लोग जल्दी से आ जाइए। क्लास लाइव आपकी हो चुकी है। ब्रह्मास्त्र सेट पेपर आज जो है आपको करवाने वाले हैं, है ना। तो ब्रह्मास्त्र से जुड़िए। विजन एग्री आवाज़ बढ़िया से आ रही होगी, साथ में साथ आपको जो है क्लियरिटी भी होगी। सभी लोग आ जाइए बढ़िया से। आपकी क्लास लाइव हो चुकी है, डेली आपकी 8 बजे होगी, लाइव स्ट्रीमिंग चलेगी, ठीक है। जिसमें एग्रीकल्चर के 65 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन, यूपी जीके के 20 क्वेश्चन कवर करेंगे डेली बेसिस पे। और ये जो आपका ब्रह्मास्त्र सेट पेपर बैच है, ये आपका टॉपिक वाइज है, मतलब कि सिलेबस के अकॉर्डिंग है। साथ में साथ इसमें आपको 40 सेट पेपर टॉपिक वाइज रहेंगे और जो आपके 20 सेट पेपर रहने वाले हैं वो कंप्लीट फुल लेंथ रहेंगे और इसमें अधिक भी दे सकते हैं, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक। तो ब्रह्मास्त्र जो है 60 सेट पेपर वाला बैच शुरू हो चुका है आपका। संपूर्ण पाठ्यक्रम कृषि प्लस कंप्यूटर प्लस यूपी जीके, ठीक, जिसमें 40 टॉपिक वाइज फुल सेट, 20 फुल लेंथ सेट, वीडियो सॉल्यूशन, 60 प्लस टेस्ट और प्रिंटेबल फॉर्म में आपको मिलेंगे, ठीक। आगे बात करें कि जैसे देखिए यहाँ पर आपका क्या पैटर्न क्या रहने वाला है। जैसे डे 1 है ना, क्या है, डे 1 है। डे 1 को क्या रहने वाला है, सामान्य कृषि। देखिए डे 1 है, डे 1 में आपका जो है रखा हुआ है हमने सामान्य कृषि, फसल उत्पादन के अंदर कंप्यूटर का इतिहास, उत्तर प्रदेश का इतिहास, मतलब कि कंप्यूटर के इतिहास से और उत्तर प्रदेश के इतिहास से क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर, ठीक। जैसे आपका डे 2 है सामान्य कृषि, फसल उत्पादन, कंप्यूटर का इतिहास, उत्तर प्रदेश का इतिहास, मतलब 65 क्वेश्चन आपके सामान्य कृषि के, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के और आपके 20 क्वेश्चन यूपी जी के, उत्तर प्रदेश सामान्य। जैसे डे 3 है फसलों का वर्गीकरण या फिर फसल उत्पादन, फसलों के वर्गीकरण से क्वेश्चन, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन, फिर उत्तर प्रदेश कला व संस्कृति। मतलब बिल्कुल जैसे आपका सिलेबस चल रहा है, मतलब जैसा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको सेट पेपर यहाँ पर मिलने वाले हैं। किसमें, ब्रह्मास्त्र सेट पेपर में। और जो ज्वाइन करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में ऐप व वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, तो सर्च या फिर आप सर्च कर सकते हैं नॉर्मली ब्राउजर पर विजन एग्री एकेडमी, आपको ऐप मिल जाएगी, वेबसाइट मिल जाएगी, सारा कुछ मिल जाएगा, है ना। और अगला बैच है आपका जो लाइव क्लासेस है, आपकी डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक। ये जानकारी आपको बताना देखो जरूरी है, इस वजह से मैं शुरुआत में ही बता दे रहा हूँ। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपकी जो है स्टार्ट हो चुकी है आपकी 1 अगस्त से, है ना। यदि आप इसको ज्वाइन करना चाहें तो आप डेली जो है लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, विजन एग्री एकेडमी जो है आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, ठीक है। और साथ में साथ उसमें मात्र 499 में आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास संपूर्ण बैच शुरू हो चुका है, ठीक। और आगे बात करें ई सेट टेस्ट सीरीज की, तो 20 फुल लेंथ टेस्ट, 50 टॉपिक टेस्ट और 30 सेक्शनल टेस्ट, ये टेस्ट सीरीज भी हमने प्रारंभ कर दी है मात्र 299 में। इसको बाय करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक। आगे है आपका जो है ई बुक्स, ये आपकी बहुत हेल्प करने वाली हैं। ई बुक्स में आपको मिलेंगी कुछ किताबें मतलब पीडीएफ फॉर्म में किताबें जो कि आपकी प्रिंटेबल रहेंगी, कंप्लीट सिलेबस पीडीएफ बंडल नोट्स पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग रहेंगी, मतलब जैसा जैसा आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग रहने वाली हैं, ठीक। पाठ्यक्रम के अनुसार कृषि, कंप्यूटर और यूपी जी के ये नोट्स मिलेंगे आपको ई बुक के रूप में या फिर कहें आपको एप्लीकेशन व वेबसाइट के अंदर, ठीक। मात्र 499 रुपये इसका प्राइस है। ऑफर जो है आपका ये कहें कि
रक्षाबंधन तक ही है, इसमें अभी आपका 50% ऑफ चल रहा है, तो इससे जाकर आप बाय कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को आपका, ठीक, सेट पेपर को। डे 1 आज ब्रह्मास्त्र का डे 1 शुरू करने वाले, ऐसा अस्त्र जो आपको सफलता तक पहुंचाएगा, ठीक। ब्रह्मास्त्र सीरीज एक गारंटी देती है कि आप यदि इसको लगा लोगे पढ़कर तो आप जरूर सफल हो जाओगे एजीटीए में, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, पीडीएफ से आपको क्वेश्चन लगाने हैं, है ना। क्या करना है, क्वेश्चन लगाना है पीडीएफ से। उसके बाद क्या करना है, आपको नॉर्मली सा आ जाना है एप्लीकेशन या फिर कहें यूट्यूब पर सॉल्यूशन देखने के लिए, कंप्लीट सॉल्यूशन देखने के लिए, ठीक। तो कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए आपको कहां पर आना है, विजन एग्री एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और पीडीएफ के लिए सेट पेपर, देखो सबसे पहले पीडीएफ सॉल्व करना जरूरी होता है ना। तो सेट पेपर के लिए आपको कहां जाना है, विजन एग्री एकेडमी एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को बढ़िया से, ठीक। तो पहला पार्ट है आपका, जैसा कि हमने देखो आपको बताया था कि सेट पेपर में हम जो है टॉपिक वाइज रखेंगे। तो भाग 1 आज जो डे 1 का सेट पेपर सॉल्व करवा रहे हैं, है ना। तो डे 1 के सेट पेपर में आपका क्या रहने वाला है, जनरल एग्रीकल्चर। जैसा कि हमने बताया था कि डे 1 में क्या रहेगा, जनरल एग्रीकल्चर, है ना। तो जनरल एग्रीकल्चर में पहला प्रश्न है, मानव सभ्यता में रागी की खेती किस वर्ष प्रारंभ हुई। मानव सभ्यता में रागी की खेती किस वर्ष शुरू हुई, 2300 ईसा पूर्व में, 1700 ईसा पूर्व, 1800 ईसा पूर्व, या फिर कहें 3000 ईसा पूर्व। बता दीजिए आंसर, ए बी सी डी कमेंट बॉक्स भर दीजिए, लिख दीजिए लाइव चैट में। आप सभी के जो है आंसर हम देख रहे हैं, ठीक है। ए बी सी डी जल्दी से लिख दीजिए। अब आपके जो है बिल्कुल से ए लिख रहे हैं चौधरी अनिल कुमार, 2300 ईसा पूर्व। 2300 ईसा पूर्व नहीं है बच्चों, इसका आंसर है आपका 1800 ईसा। रागी की खेती 1800 ईसा पूर्व में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी बच्चों, 1800 ईसा पूर्व में, ठीक। रागी की खेती कब शुरू हुई थी, 1800 ईसा पूर्व में, ठीक। आगे बात करें अगले प्रश्न की, अधिक भोजन उगाओ अभियान, ग्रो मोर फूड कैंपेन। क्या बच्चों, ग्रो मोर फूड कैंपेन कब शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था। ग्रो मोर फूड या फिर कहें आपका अधिक अन्न उपजाओ अभियान कब शुरू हुआ था, 1905 में, 1900 में, 1947, 1942। कब शुरू हुआ था। 2D चौधरी अनिल कुमार, शुभम मौर्य लिख रहे हैं सी, बिल्कुल सही। इस बार आपका अनिल कुमार जी सही आंसर है। आपका जो है सही आंसर हो जाता है 1942, ठीक है। आपका ऑप्शन डी 1942। अब जो है आपकी लाइव क्लास डेली बेसिस पे रहेगी। थोड़ी सी समस्याएं चल रही थी, है ना, वो सारी समस्याएं अब हमने सॉल्व कर ली हैं। लाइव क्लास के लिए सारी चीज़ें हमने जुटा ली हैं। अब से आपकी डेली लाइव क्लास चलेंगे। बिल्कुल सही, इंदिरा गांधी के समय पर 1942, है ना। 1942 में आपका अधिक भोजन उगाओ अभियान जो है, इंदिरा गांधी का समय थोड़ी ना वहाँ, है ना, 1942 में शुरू किया गया था, ठीक। क्या आपका अधिक भोजन उपजाओ, फिर इसे बाद में बंद कर दिया गया था 1947-48 में, इसे दोबारा शुरू किया गया था, है ना। तो 2 बार ये शुरू हुआ था, पहले 1942 में, दोबारा शुरू किया गया था आपका जो है 1947-48 में। तो कभी आपसे पूछे आपका 1942 आंसर ना हो, मतलब कोई ऑप्शन में ना हो, तो 1947-48 आप कर सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, जड़ की गहराई के अनुसार चावल, आलू और प्याज है। ऑप्शन ए उथली जड़ वाली फसलें, गहरी जड़ वाली फसलें, सी मध्यम गहरी जड़ वाली फसलें, या डी बहुत गहरी जड़ वाली फसलें। बताइए आंसर कि आपके जो जड़ की गहराई के अनुसार चावल, आलू, क्या चावल, आलू और प्याज हैं, ये किस प्रकार की फसलें हैं। अंकुल कुमार जी ए लिख रहे हैं उथली जड़ वाली, बिल्कुल सही है ना। आपका आंसर सेजल पारा सर ए, चौधरी अनिल कुमार सी,
सी नहीं होगा अनिल जी, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका उथली जड़ वाली। जो आपकी चावल, आलू व प्याज है वो उथली जड़ वाली है। देखो जितनी भी आपकी घास कुल के पौधे हैं, या फिर कहें ग्रेमिनी कुल के, या फिर कहें आपके पोएसी परिवार के जितने भी पौधे हैं, वो तो आपके सारे सारे क्या हैं, आपके उथली जड़ वाले, या फिर कहें घास कुल के पौधे कैसे होते हैं, उथली जड़ वाले। ठीक, इसमें आपके कुछ कंदीय फसलें जैसे आलू हो गया, प्याज हो गया, ये भी कैसी हैं, उथली जड़ वाली फसलें होती हैं। बात करें गहरी जड़ वाले में, तो गहरी जड़ वाले जिनकी जड़ें जो है गहराई तक जाती हैं, जैसे आपका कपास हो गया, है ना, कपास हो गया, गहरी जड़ वाले में कौन सी आ जाती है आपकी, कपास हो गया, ठीक, चना हो गया, ठीक, चना और अरहर, ये नॉर्मली कैसी होती है, गहरी जड़ वाली होती हैं। कैसी होती है बच्चों, गहरी जड़ वाली। बीएओ का क्वेश्चन है, सही पकड़े। देखो जनरल से है तो जनरल की चीजें आपको दिखानी पड़ेगी, सेट पेपर है। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रित परिस्थितियों में मिट्टी के इस एक स्तंभ से उत्पादन और निच्छालन हानि को मापने के लिए एक उपकरण को कहा जाता है इनफिल्ट्रोमीटर, बाष्पीकरण मापी, पायरोमीटर या लाइसीमीटर। लिख दीजिए आंसर, ए, बी, सी या फिर डी। नियंत्रित परिस्थितियों में मिट्टी के एक स्तंभ से उत्पादन और जो है निच्छालन हानि। अब यहां पर बात निच्छालन किसका होता है, पानी का होता है ना, निच्छालन किसका होता है, पानी का होता है। ठीक, तो निच्छालन हानि को मापने के लिए जो है किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, लीचिंग लॉसेस, है ना। निच्छालन से मतलब क्या है आपका, लीचिंग, है ना, लीचिंग। निच्छालन हानि का मतलब है लीचिंग लॉसेस। लीचिंग लॉसेस को हम मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं भैया, लाइसीमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, लाइसीमीटर। ऑप्शन डी यहां पर सही आंसर हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, लैब टू लैंड कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था। लैब टू लैंड कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था, एनबीएसएस एंड एलयूपी द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, इंदिरा गांधी द्वारा या आईसीआर द्वारा। किसके द्वारा जो है आपका लैब टू लैंड प्रोग्राम शुरू किया गया था, बता दीजिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। डी, देखो सेजल जी ने लिख दिया है आईसीआर, बिल्कुल सही है। ठीक, यहां पर राइट आंसर की बात करें तो आपका आईसीआर ने 1979 में 1979 में प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम की शुरुआत की थी। कहां से, प्रयोगशाला से खेत तक कार्य में, या फिर कहें लैब टू लैंड कार्यक्रम द्वारा जो है शुरू किया गया था। किसके द्वारा, आपका जो है आईसीआर द्वारा। अब आईसीआर की फुल फॉर्म की बात करें तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। आईसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ, ये तो सभी को पता होगा, काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। अब आईसीआर की बात करें तो आईसीआर की स्थापना कब हुई थी आपकी, 16 जुलाई 1929 को, 16 जुलाई 1929 को। ठीक, इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष, जो देखो जो भी आपके कृषि मंत्री होते हैं वो आपके आईसीआर के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। तो अभी फिलहाल में जो कृषि मंत्री हैं वो माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। ठीक है, तो वो आईसीआर के क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे। और अभी वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल जो है वो है आपके डॉक्टर हिमांशु पाठक। ठीक, और बाकी चीजें आपको जनरल के लेक्चर में बताई जाएंगी। अब बात करें एनबीएसएस एंड एलयूपी, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। ठीक, एनबीएसएस एंड एलयूपी, आपका जो एनबीएसएस एंड एलयूपी है इसने आपके 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन या फिर कहें कृषि जलवायु क्षेत्र दिए थे। किसने आपके क्लाइमेटिक जोन दिए। ठीक, किसने आपका, एनबीएसएस एंड एलयूपी, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। ठीक,
NBSS एंड LUP का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉयल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। इसकी जो स्थापना हुई थी, बेसिकली इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका? नागपुर के अंदर है। कहाँ पर है आपका? नागपुर के अंदर है। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1976 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1976 के अंदर। किसकी? आपकी NBSS एंड LUP की। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेवाग्राम प्रयास की देखरेख में हुआ था। किसकी देखरेख में शुरू किया गया था? FL ब्रायन, रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू या MK गांधी? जल्दी से लिख दीजिए, क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए जल्दी से। आपका जो एक है कि जो सेवाग्राम प्रयास है किसके द्वारा शुरू किया गया था? चलो आ गया। हेलो, सॉरी बच्चों, एक्चुअली क्या हुआ, लाइट चली गई थी, इस वजह से आपका बैकअप पूरा बिगड़ गया। जस्ट 2 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं। बोर्ड खींच के दो। कोई दिक्कत नहीं है, अभी जस्ट आपकी क्लास शुरू हो रही है। जस्ट 1 मिनट में समस्या आगे क्या करें। पूरा मत खींच देना। लो। समस्याओं से परेशान हैं, क्या कर सकते हैं। जस्ट मिनट शुरू कर रहे हैं 1 मिनट में। ये सोचिए कि आपकी लाइव स्ट्रीमिंग जो थी वो एंड नहीं हुई, वरना वो ख़त्म हो जाती तो फिर क्लास ख़त्म हो जाती आपकी। सॉरी बच्चों, किसी कारण से आपका जो है क्लास डिस्टर्ब हुई। वो थोड़ा सा क्या था कि डेस्कटॉप से डायरेक्टली कनेक्ट है ना। तो डेस्कटॉप जैसे ही लाइट गई, इन्वर्टर तो का तो बैटरी बैकअप तो मैंने बढ़वा लिया है। अब दिक्कत ये हुई कि जैसे ही लाइट गई तो वैसे ही आपका जो है सिस्टम बंद हो गया। ठीक, आ जाइए वापस, शुरू करते हैं अपने क्लास को, कंटिन्यू। ठीक, तो हम कहाँ थे आपका? सेवाग्राम प्रयास की देखरेख में शुरू किया गया था FL ब्रायन, रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू या फिर कहें MK गांधी। तो जो आपका सेवाग्राम परियोजना है या फिर कहें प्रोग्राम था जो, ठीक, वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? आपका MK गांधी, महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा शुरू किया गया था। ठीक, सभी लोग आ जाइए, आपकी क्लास जो है कंटिन्यू है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, अनार के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थित है तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु, पुणे महाराष्ट्र, अजमेर राजस्थान या सोलापुर महाराष्ट्र? आपका जो है अनार के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? आंसर कीजिए। तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु, पुणे महाराष्ट्र, अजमेर राजस्थान, सोलापुर महाराष्ट्र। ABC या फिर आंसर लिखिए आप लोग। बी अजय कुमार बी कर रहे हैं, डी अरुण राज,
तो जो अनार के लिए सोलापुर महाराष्ट्र लिख रहे हैं वो बिल्कुल सही है। जो आपका अनार के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है आपका, जो है सोलापुर महाराष्ट्र के अंदर है। त्रिची तमिलनाडु में आपका केले के लिए, किसके लिए, केले के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है। पुणे महाराष्ट्र के अंदर प्याज व लहसुन के लिए आपका जो है केंद्रीय अनुसंधान संस्थान है। तवज्जी अजमेर में आपका नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पाइसेस, या फिर कहें आपके जो मसाले वाले बीज हैं उनके लिए राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है। कहाँ पर आपका, तवज्जी अजमेर के अंदर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है, जड़ दबाव किसके द्वारा मापा जाता है, मैनोमीटर द्वारा, फोटोमीटर, बैरोमीटर या प्याजोमीटर। जड़ दबाव किसके द्वारा मापा जाता है, बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर, ए बी सी या फिर डी। जल्दी से आंसर लिख दीजिए। जड़ दबाव किसके द्वारा मापा जाता है, सभी लोग बढ़िया से आंसर करिएगा। और अजय कुमार ए लिख रहे हैं, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। मैनोमीटर, बिल्कुल सही। जो आपका जड़ों का दबाव है वो किसके द्वारा मापा जाता है, आपका मैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। ठीक, फोटोमीटर द्वारा लाइट की इंटेंसिटी मापी जाती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक, और बैरोमीटर द्वारा आपका जो है कहें कि बैरो द्वारा हवा, सॉरी एटमॉस्फेयर एयर, सॉरी एटमॉस्फेयर प्रेशर, या फिर कहें वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर से। प्याजोमीटर से आपका जो है एक है कि आपका जो सॉइल पर प्रेशर होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल किससे मापी जाती है, प्याजोमीटर से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, चावल में कांसीकरण किस पोषक तत्व की विषाक्तता के कारण होता है, मैग्नीज, सल्फर, बोरॉन या आयरन। कांसीकरण या फिर कहते हैं ब्रोनेजिंग, आपका जो चावल में कांसीकरण होता है वो किसके कारण होता है, आंसर कीजिए, ए बी सी या फिर डी। एग्रीकल्चर स्टडी पॉइंट नीरज सिंह बी आंसर कर रहे हैं। चावल में कांसीकरण किस पोषक तत्व की विषाक्तता के कारण होता है, आंसर कीजिए, ए बी सी या फिर डी। अजय कुमार बी कर रहे हैं, बी सल्फर से नहीं होता है, आपका आयरन के कारण होता है। किसके कारण होता है, आयरन की विषाक्तता के कारण होता है। किसके कारण, चावल में कांसीकरण। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान स्थित है आनंद गुजरात में, कोचीन केरल, करनाल हरियाणा में, बुधनी मध्य प्रदेश। बताइए आंसर। आपका जो एक है केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है, ए बी सी या फिर डी। जल्दी से आंसर कीजिए। ए बी सी या फिर डी। केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान कहाँ पर है, डी अरुण राज, बुधनी मध्य प्रदेश। बिल्कुल सही, बुधनी मध्य प्रदेश के अंदर आपका केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान स्थित है। ठीक, आनंद गुजरात के अंदर आपका एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का जो है मुख्यालय है, जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी। एनडीडीबी की स्थापना कब हुई थी, 1965 में, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष हुए थे या फिर चेयरपर्सन हुए थे, डॉक्टर वर्गीज कुरियन हुए थे। कौन हुए थे, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक, आपका जो करनाल हरियाणा है, करनाल हरियाणा में आपका क्या है, आपका जो है एनडीआरआई है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक, कहां पर आपका, करनाल हरियाणा में, जिसकी स्थापना हुई थी 1923 के अंदर। 1923 में स्थापना हुई थी, बाद में 1955 में से जो है 1955 में से करनाल स्थानांतरित किया गया था बेंगलोर से। ठीक, अगला क्वेश्चन, यूजेनॉल महत्वपूर्ण रासायनिक सामग्री है क्लोव के अंदर, दालचीनी, इलायची या सभी मसालों में। यूजेनॉल किस में पाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 11 है, आंसर कीजिए। यूजेनॉल किसके अंदर पाया जाता है, ए बी सी या फिर डी। महत्वपूर्ण रासायनिक सामग्री है किसके अंदर, यूजेनॉल।
यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। आंसर कीजिए पहले तो। यूजेनॉल जो है भैया किस में मिलता है हमें? क्लोव के अंदर मिलता है। किसके अंदर मिलता है हमें? क्लोव के अंदर, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, NBSS एंड LUP नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग के अनुसार भारत को कितने कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 8, 20, 18 या 15? सॉरी, आपका जो NBSS LUP है वहाँ पर हमने थोड़ा सा, पेपर कब तक होगा देखिए, आप प्रैक्टिस करते रहिए, पेपर हो जाएगा जल्दी, ठीक है। फरवरी मार्च तक तो लेके चलिए, फरवरी मार्च से पहले तो नहीं होने वाला है ना। तो बढ़िया से प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, है ना, एग्जाम जल्दी हो जाएगा, ठीक। 20 बिल्कुल सही है। आपके कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र, पहले हमने बता दिया, कृषि सॉरी योजना आयोग ने दिए थे, ठीक है, जल्दी जल्दी में बता दिया था वो। आपके जो 20 कृषि जल पारिस्थितिक क्षेत्र हैं वो आपके NBSS एंड LUP ने दिए थे, ठीक। किसने दिए थे? NBSS एंड LUP। अरुण राज 15 नहीं 20 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र आपके 15 कृषि जलवायु क्षेत्र जो है वो किसने दिए थे? आपके योजना आयोग ने दिए थे, ठीक। किसने दिए थे? योजना आयोग ने। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई वहां पर, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र स्थित है गाजियाबाद, इंदौर, लुधियाना, चेन्नई। राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र कहां पर स्थित है? गाजियाबाद में, इंदौर के अंदर, लुधियाना या चेन्नई के अंदर? बताइए आंसर। सर जब तक आप जैसे सर हैं तो अच्छा से तैयारी हो जाएगी। धन्यवाद मोंटी जयंत। आप लोग बस तैयारी करते रहिए और हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करें। एक आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर आपका राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र स्थित है, ठीक। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा ई राष्ट्रीय कृषि बाजार या ई नाम योजना शुरू की गई थी 14 अप्रैल 2017 को, 14 अप्रैल 2018 को, 14 अप्रैल 2019 या 14 अप्रैल 2016 को। आपकी जो ई नैम परियोजना है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जो कि आपका ये कहें भारत भर की मंडियों को जोड़ने का काम करता है। ई नैम या फिर कहें आपके जो किसान हैं उनको पूरे भारत में या फिर कहें पूरे कॉन्टिनेंट में या फिर कहें पूरे इंडिया में बेचने की, क्या अपने अनाज या अपनी कमोडिटी को बेचने की स्वतंत्रता देता है। कौन? ई नैम या फिर कहें राष्ट्रीय कृषि बाजार, ठीक। इसकी स्थापना या फिर कहें यह योजना कब लाई गई थी? तो भैया ये योजना लाई थी 14 अप्रैल 2016 को। कब लाई गई थी? 14 अप्रैल 2016 को आपकी ई नैम परियोजना लाई गई थी। कब? 14 अप्रैल 2016। 14 अप्रैल 2016 यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, शुष्क क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र स्थित है? केन्या, मैक्सिको, नाइजीरिया या सीरिया? शुष्क क्षेत्रों में या फिर कहें शुष्क क्षेत्रों के लिए अंतरराष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र स्थित है नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर इन ड्राई एरिया, ठीक। ये कहां पर स्थित है? इकार्डा की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक। इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर फॉर या फिर कहें इन आपका ड्राई एरिया, इकार्डा की बात हो रही है। कहां पर है? मैक्सिको। मैक्सिको में नहीं है भैया, ये मैक्सिको में नहीं है। ये कहां पर है? सीरिया के अंदर है। कहां पर है? आपका सीरिया के अंदर है। ऑप्शन डी सीरिया सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान स्थित है या फिर कहें इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? या फिर कहें फार्मिंग सिस्टम, इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर फार्मिंग सिस्टम या फिर कहें आपका भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मेरठ, लुधियाना, रामपुर, देहरादून। तो भैया ये आपका कहाँ पर है? मेरठ के अंदर है। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मेरठ के अंदर, ठीक। यहाँ पर आंसर जो है क्या हो जाता है? भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? आपका मेरठ के अंदर स्थित है, ठीक। ऑप्शन ए मेरठ सही आंसर हो जाता है, ठीक।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 है। बेसिकली ये आपका टॉपिक वाइज है ना, तो यहाँ पर सारे टॉपिक आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे हमने कहा जनरल है ना, तो यहाँ पर जनरल ही देखने को मिलेगा। जैसे हमने कहा आपका एग्रोनॉमी, तो एग्रोनॉमी के क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। आपको सारी चीज़ें नहीं देखनी, ना तो प्लांट पैथोलॉजी, ना एनिमल, ना आपका ब्रीडिंग। आपका टॉपिक वाइज 40 सेट जो है, इसमें आपके 40 दिन क्या चलेगा, टॉपिक वाइज सेट चलेंगे, और उसके बाद 20 दिन आपके कंप्लीट सेट चलाएंगे। ठीक, यहाँ पर बी नहीं होगा। आदित्य चौहान जी आपका जो है, सॉरी इसका कह रहे हो ना 17 का, लिख दिया करो 17 बी, 18 बी। फील्ड प्लॉट टेक्निक के जनक किसे माना जाता है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है। खरपतवार विज्ञान अनुसंधान निदेशालय स्थित है नागपुर में, जबलपुर, कानपुर, उदयपुर। जो जबलपुर कर रहे हैं बिल्कुल सही है। जो आपका खरपतवार विज्ञान अनुसंधान निदेशालय है वो कहां पर है? आपका जबलपुर के अंदर है। अगला क्वेश्चन, फील्ड प्लॉट तकनीक का जनक किसे माना जाता है? ब्लैकमैन को, रामानुजन, जेबी बॉसिंगहोल्ड, इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर, ए, बी, सी या फिर डी? फील्ड प्लॉट तकनीक किसने दी थी? सर ये पहले प्रश्न है या सर नए? ये जो है आपके नए क्वेश्चन है। ये मैंने पहले सेट पेपर शुरू किए थे, मतलब कि जो पहले किए थे वो फुल थे, मतलब कंप्लीट सिलेबस था उसमें। लेकिन जो अभी शुरू किए गए हैं वो आपके टॉपिक बेसिस पर हैं, या फिर क्या टॉपिक वाइज है। टॉपिक वाइज कहें तो आपने जैसे मान के चलो जनरल, हर कोई जो बच्चा होता है वो आपका जनरल एग्रीकल्चर से शुरू करता है ना, तो उन्हें जनरल एग्रीकल्चर कंप्लीट किया, तो जनरल एग्रीकल्चर के आपको 65 क्वेश्चन, उसने अगर कि आपका कंप्यूटर व यूपी जीके का इतिहास पढ़ा तो उसके क्वेश्चन। ठीक, तो इस तरह से आपका टॉपिक वाइज सेट है ये। ठीक, तो बताइए फील्ड प्लॉट तकनीक के जनक किसे कहा जाता है? बी सभी लोग लिख रहे हैं रामानुजन, लेकिन रामानुजन यहां पर आंसर नहीं है। फील्ड प्लॉट टेक्निक, ये जो आपकी दी थी फील्ड प्लॉट टेक्निक, वो दी थी भैया जे बी बॉसिंगहोल्ड ने। आप सभी गलत हैं जो बी लिख रहे हैं। ठीक, इसके जो जनक कहे जाते हैं फील्ड प्लॉट तकनीक के, वो कौन कहे जाते हैं? जे बी बॉसिंगहोल्ड। ऑप्शन सी यहां पर सही है, जे बी बॉसिंगहोल्ड। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। फादर ऑफ आपके जो ये कह सकते हैं फादर ऑफ फील्ड प्लॉट टेक्निक, वे कौन है? आपके जे बी बॉसिंगहोल्ड है। कौन है? जे बी बॉसिंगहोल्ड है। ठीक, रामानुजन जो है आपको बताए दे रहे हैं। इन एग्रीकल्चर, रामानुजन का एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं क्या है। इसको हम आपको बाद में बता देंगे रामानुजन के बारे में। ठीक है, इसके जो आंसर हो जाता है आपका जे बी बॉसिंगहोल्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? जे बी बॉसिंगहोल्ड। ठीक, जे बी बॉसिंगहोल्ड। आगे है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है। खेत पर सिंचाई के पानी को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? खेत पर सिंचाई के पानी को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? लाइसीमीटर का, इवेपोरीमीटर का, टेंसियोमीटर या करंट मीटर? खेत पर पानी को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए आंसर क्या होगा, ए, बी या सी या डी? यहां पर बात करें बच्चों सही आंसर की तो टेंसियोमीटर। ठीक, खेत पर सिंचाई के पानी को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आपका टेंसियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? टेंसियोमीटर। आपके लीचिंग लॉसेस के लिए हमने बता दिया आपका लाइसीमीटर का प्रयोग किया जाता है। आपके जो इवेपोरेशन, इवेपोरेशन क्या होता है? आपका नॉर्मली खेत से और आपके जो पौधों के पत्ते हैं उनसे होने वाले जो जल का आपका जो एक कह सकते हैं जल की जो हानि है उसको मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हम इवेपोरीमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान स्थित है चेन्नई में, शिमला, नैनीताल, लखनऊ? केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा अनुसंधान संस्थान, बताइए आंसर। सेंट्रल
इंस्टीट्यूट फॉर सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरोमेटिक एंड, सॉरी इसका जो है इंग्लिश हम थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान। बताइए आंसर क्या होगा इसका। ये आपका लखनऊ के अंदर है। कहाँ पर है? लखनऊ। सभी लोग डी लिख रहे हैं, लखनऊ के अंदर ये स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन, कुसुम में तेल की मात्रा होती है 18 से 20%, 28 से 32%, 28 से 40%, 42 से 45%। सॉरी, सेंट्रल मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट इंस्टीट्यूट। ठीक, इसका फुल फॉर्म या फिर इंग्लिश में कहते हैं। ठीक, आपका कुसुम में जो है तेल की मात्रा कितनी होती है? बताइए आंसर, ए, बी, सी या फिर डी। आपका जो कुसुम होता है उसके अंदर 28 से 32% क्या होता है? ऑयल होता है। कितना होता है? 28 से 32%। ऑयल की मात्रा कितनी होती है? 28 से 32% जो है तेल की मात्रा होती है कुसुम के अंदर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, 22वां प्रश्न। अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है शिमला, पेरू, रोम या यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अंतरराष्ट्रीय आपका आलू अनुसंधान केंद्र या फिर कहें इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? आपका वो है आपका कहाँ पर? पेरू के अंदर। कहाँ पर है आपका? पेरू के अंदर। और सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? शिमला के अंदर। शिमला के अंदर क्या है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। अनुसंधान संस्थान। अब ये बताइए, उत्तर प्रदेश में एक स्टेशन है, किससे संबंधित? आपका केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का एक रिसर्च स्टेशन है या फिर कहें केंद्रीय आलू अनुसंधान स्टेशन है। वो कहां पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर। लिखिए आंसर। आप सभी यूपी से हैं, उत्तर प्रदेश का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये तो आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो आपका केंद्रीय आलू अनुसंधान स्टेशन है वो कहां पर है? कमेंट में लिख दो। अजय कुमार, एग्रीकल्चर स्टडी पॉइंट, आदित्य चौहान, अरुण राज। आगरा में है, आगरा में नहीं है अरुण राज, ये मेरठ के अंदर है। कहाँ पर है? मेरठ के अंदर। केंद्रीय आलू अनुसंधान जो स्टेशन है वो आपका मेरठ के अंदर है, मेरठ उत्तर प्रदेश के अंदर। अजय कुमार जी ने लिख दिया है मेरठ, है ना। एग्रीकल्चर स्टडी पॉइंट वालों ने लिख दिया है आपका मेरठ। ठीक, मेरठ के अंदर है। और आपका जो एक है कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन आलू के लिए जो है आपका आगरा के अंदर है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो होता है आलू का वो भी आपका आगरा के अंदर है, आगरा के अंदर होता है। और सबसे ज़्यादा जो कोल्ड स्टोरेज है वो भी आपके आगरा के अंदर है ना। कोल्ड स्टोरेज जो है वो भी आपके कहाँ पर है? आगरा के अंदर है। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 43, 23, क्वेश्चन नंबर 23 है, द ग्रेट बेंगल फेमाइन। वो 1943 से आपका तो 43 बोल दिया, है ना। जो आपका ग्रेट बेंगल फेमाइन है इन 1943 बार ड्यू टू 1943 में बंगाल का भीषण काल किसके कारण पड़ा था? धान का ब्लास्ट रोग, चावल की पत्ती का भूरा धब्बा रोग, जीवाणु जन्य पत्ती झुलसा रोग, चावल का टुंगरो रोग। बताइए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर। 1943 में जो बंगाल का अकाल पड़ा था उसके लिए कौन सा रोग जिम्मेदार था? बी, चावल की पत्ती का भूरा धब्बा या फिर कहें ब्राउन लीफ स्पॉट। कौन सा रोग? ब्राउन लीफ स्पॉट। इसका जो है पैथोजन भी लिख दो, चलो कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में लिख दो पैथोजन कौन सा है आपका। आपका जो ब्राउन लीफ स्पॉट था उसका पैथोजन कौन था? हेलमिन्थोस्पोरियम, हेलमिन्थोस्पोरियम और राइजेई, इसका जो है पैथोजन था।
आपका चावल का पत्ती का भूरा धब्बा रोग के कारण जो है आपका बंगाल अकाल या फिर कहें बंगाल फेमाइन 1943 में आपका पड़ा था। कहाँ पर? बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है, 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी शुरुआत 1845 में हुई जब फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस नामक कवक जैसा जीव पूरे आयरलैंड में तेजी से फैल गया? धूल का कटोरा, आयरिस आलू का अकाल, या फिर कहें आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है सी है लाल स्केयर व्यापक मंदी। अब देखो यहाँ पर हम आपको एक हिंट दे रहे हैं, ए या बी में से एक है, ए या बी में से एक है। हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी के कारण जो है आपका आपका जो ब्राउन स्पॉट डिजीज है वो होती है। ठीक, 24 का बी आयरिस आलू अकाल, इसे हम जो है यह जो है हिंदी में कहें तो पछेती झुलसा रोग, जो आलू का पछेती झुलसा रोग था उसके कारण आयरलैंड में 1845 में अकाल पड़ा था। किसके कारण? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, इसका जो है साइंटिफिक नेम होता है, पैथोजन है, और इसे पछेती झुलसा या लेट ब्लाइट के नाम से जानते हैं। आलू का अकाल, हाँ बिल्कुल सही अरुण राज जी, यहाँ पर आयरिस आलू अकाल जो है सही है। इसे आयरिस फेमाइन भी कहते हैं या फिर कहें आयरिस अकाल के नाम से भी जानते हैं, जो कि आलू के पछेती झुलसा या लेट ब्लाइट रोग के कारण जो है हुआ था। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, प्रश्न नंबर 25, प्रश्न नंबर 25, केंद्रीय कीटनाशक अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? केंद्रीय कीटनाशक अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? 1948 में, 1958, 1968 या 1978? केंद्रीय कीटनाशक अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, बिल्कुल सही आप लोग आंसर कर रहे हैं, है ना? बताइए इसका आंसर, केंद्रीय कीटनाशक अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? ए, बी, सी या फिर डी? सभी लोग बढ़िया से आंसर कर दीजिए, ए, बी, सी या फिर डी। सही आंसर यहां पर क्या होगा? 1968, 25 सी, बिल्कुल सही, सभी लोग सी कर रहे हैं। 1968 में आपका केंद्रीय कीटनाशक अधिनियम जो है बनाया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना वर्ष में की गई थी? ये तो सभी को पता है। आईसीआर की स्थापना की कह रहा है 1927, 1928, 1929, 1930, सभी को पता है 16 जुलाई 1929 को आईसीआर या फिर कहें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी बच्चों? 1929 को हुई थी, 16 जुलाई 1929 को हुई थी। किसकी सिफारिश पर? रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। 1927 में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर का गठन हुआ और उस समय इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, है ना, इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना हुई थी। बाद में आपकी स्वतंत्रता के बाद इसे जो है इंडियन कर दिया गया था। ठीक, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, द हेड क्वार्टर ऑफ इक्री सेट इज लोकेटेड एट? इक्री सेट का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली के अंदर, पटना, हैदराबाद, बेंगलोर। इक्री सेट, बताइए इसका फुल फॉर्म बता दें तो चलिए बता देते हैं। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, लिख लीजिए, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। ये जो है आपका इक्री सेट का क्या होता है? फुल फॉर्म होता है ना? सी, हैदराबाद, बिल्कुल सही। ये कहां पर है आपका? हैदराबाद के अंदर स्थित है। इक्री सेट कहां पर? हैदराबाद। स्थापना भी लिख लो, 1971 में हुई थी। इक्री सेट की स्थापना कब हुई थी? 1971, 1971 में हुई थी, है ना? यह जो है शुष्क क्षेत्रों पर रिसर्च करता है, शुष्क क्षेत्रों पर रिसर्च करता है। ठीक, सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम एनपीओपी शुरू किया गया था? नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन
कब शुरू किया गया था? बताइए आंसर, ए बी सी या फिर डी। 1991 में, 1901 में, 1905 में या 1911 में। एनपीओपी प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? यह जो एनपीओपी प्रोग्राम है, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है, ये अपेडा के अंडर में शुरू किया गया था। किसके अंडर में? अपेडा। अपेडा के जो है अंडर में शुरू किया गया था। इसका जो फुल फॉर्म होता है एपीडा, ठीक, एपीडा, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। अपेडा के अंडर में शुरू किया गया था एनपीओपी, और ये कब शुरू किया गया था ये आपको आंसर करना है। कुछ लोग जो है सी लिख रहे हैं, सी आंसर नहीं होगा इसका। इसका आंसर जो होगा बच्चों आपका, वो होगा ऑप्शन बी 1901 में। एनपीओपी प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन जो है 2001 में शुरू किया गया था अपेडा के अंडर में। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि एनपीओपी प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री के अंडर में चलता है, तो ये जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य मंत्रालय या उद्योग मंत्रालय के अधीन जो है यह जो प्रोग्राम चलाया जाता है। अपेडा जो है वाणिज्य मंत्रालय के अधीन आता है, ठीक है, और उसी के अधीन ये प्रोग्राम चलाया जाता है। 2001 में शुरू किया गया था आपका, ठीक। अगला क्वेश्चन है, फसल छत्र में क्रॉप कैनोपी, यहां पर क्या हो जाता है? क्रॉप कैनोपी। फसल छत्र, कैनोपी मतलब कि जो भी आपका झाड़ होता है, झाड़ मतलब पत्तियां हो गई, आपके डंठल हो गए, ये सारी सारी क्या होती है? कैनोपी या छत्र होता है, ठीक। सापेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? क्वांटम सेंसर, जियोमीटर का, थर्मोकपल का, असमन साइक्रोमीटर का। बताइए आंसर क्या हो गया यहाँ पर? 29 का सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन है उसमें 199 से क्या होगा? इसको आप नॉर्मली हमें व्हाट्सएप करिएगा, मोंटी जयंत जी। आपको नंबर पता है हमारा 7880497104। जो भी डाउट है आप हमें व्हाट्सएप पर्सनली कर सकते हैं मैसेज, ठीक है। कोई भी ये नहीं है कि आप पर्सनल मैसेज नहीं कर सकते, मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा या फिर कहें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारा, है ना। और वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ भी मिल जाएगा, ठीक। सभी बी आंसर कर रहे हैं भैया। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाता है आपका वो है असमान साइक्रोमीटर। असमान साइक्रोमीटर का प्रयोग जो है क्रॉप कैनोपी पर या फिर कहें फसल छत्र पर सापेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है ना। प्याजोमीटर का प्रयोग नहीं किया जाता। प्याजोमीटर सही आंसर नहीं होगा, पायरेजियोमीटर सही आंसर नहीं होगा। यहाँ पर सही आंसर होगा असमान साइक्रोमीटर। असमान साइक्रोमीटर, ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, ठीक। ऑप्शन डी असमान साइक्रोमीटर, ठीक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किस सब्जी में बटनिंग एक शारीरिक विकार है? बंद गोभी में, फूल गोभी, प्याज या लहसुन। एक शारीरिक विकार होता है आपका जो है वटनिंग, ठीक। किसके अंदर आपका होता है ये आपको बताना है, ठीक। तो ये भैया होता है आपका किसके अंदर? फूल गोभी के अंदर। वटनिंग जो है मतलब ये कहें बटन के आकार, छोटे छोटे आपके जो फूल गोभी होते हैं वो क्या रहता है? छोटे छोटे बटन के आकार के रह जाते हैं या फिर कहें छोटे से रह जाते हैं, जिस कारण से बटनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर कहा जाता है, ठीक। तो यहाँ पर जो है किसके अंदर होता है? बटनिंग आपका फूल गोभी के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल प्राकृतिक रूप से स्वपरागित होती है? गन्ना, मक्का, बाजरा या जूट। गन्ना, मक्का, बाजरा या जूट, कौन सी फसल जो है प्राकृतिक रूप से स्वपरागित होती है? बताइए आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी। बी मक्का। मक्का तो देखो ऑलरेडी आपकी पर परागित है। एजीटीए का पेपर कब है? जल्दी होगा भैया, टेंशन नहीं लीजिए। जनवरी फरवरी तक हो जाएगा नाइट्रोजन की कमी से। हाँ, वटनिंग होता है नाइट्रोजन की कमी से, ठीक। बताइए आप लोग कि जो फसल जो है प्राकृतिक रूप से स्वपरागित है वह कौन सी है? ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से आंसर लिखिए।
यहाँ पर बात करें बच्चों सही आंसर की तो जूट है। यहाँ पर ना तो गन्ना है, ना मक्का है, ना बाजरा है। गन्ना, मक्का, बाजरा ये नॉर्मली आपकी क्रॉस पॉलिनेटेड है। आपकी जो जूट है ये स्वपरागित है, सेल्फ पॉलिनेट है। यहाँ पर डी सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 32, 32वां प्रश्न है। राष्ट्रीय प्याज एवं लहसुन अनुसंधान केंद्र स्थित है सोलन, पुणे, नई दिल्ली, नासिक। राष्ट्रीय प्याज एवं लहसुन अनुसंधान संस्थान स्थित है, अभी अभी बताया था शुरुआत में, कहां पर है? बताइए आंसर क्या होगा? यहाँ पर सी कर रहे हैं कुछ, अजय कुमार सी लिख रहे हैं, सी नहीं होगा यहाँ पर आंसर, है ना, सी नहीं होगा। बताइए आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी फसल, सॉरी, राष्ट्रीय प्याज एवं लहसुन अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? अरविंद कुमार डी, सेजल पारासर बी, बिल्कुल सही है सेजल, आप पुणे के अंदर है आपका, है ना। राष्ट्रीय प्याज एवं लहसुन अनुसंधान केंद्र कहां पर है आपका? पुणे के अंदर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल प्राकृतिक रूप से परपरागित है या क्रॉस पॉलिनेटेड है? परपरागित या क्रॉस पॉलिनेटेड है? गेहूं, रागी, सूरजमुखी या चावल? यहाँ पर जो है हमें क्या बताना है? क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप बतानी है या परपरागित फसल हमें बतानी है। तो बताइए आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? बी रागी कर रहे हो, रागी नहीं है आंसर यहाँ पर। यहाँ पर सही आंसर है वो है आपका सूरजमुखी, सनफ्लावर। प्राकृतिक रूप से जो परपरागित फसल है भैया वो कौन सी है? सूरजमुखी है, सनफ्लावर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 34 है, 34वां प्रश्न। ब्रीडर बीज निम्नलिखित में से किसकी संतान है? या फिर कहें ब्रीडर बीज का उत्पादन किससे होता है? किससे आपका ब्रीडर या प्रजनक बीज बनता है? किससे आपका ब्रीडर या प्रजनक बीज बनता है? आधार बीज से, पंजीकृत बीज से, नाभिक बीज से या प्रमाणित बीज से? आपका जो आधार बीज होता है वो किससे बनता है? बताइए आंसर यहाँ पर, ए, बी, सी या फिर डी? क्या होगा सही आंसर? जो आपका प्रजनक बीज है या ब्रीडर सीड है वो किसकी संतान है ना, या फिर कहें किससे जन्मी हुई होती है? तो भैया वो नाभिकीय बीज से बनती है। आपके जो आधार बीज होते हैं, सॉरी प्रजनक बीज होते हैं, या फिर कहें क्लास टाइम आपका जो है 8 बजे से है, 8 बजे से डेली आपकी क्लास होगी अब से, ठीक है। आपका जो नाभिकीय बीज है उससे बनता है आपका ब्रीडर बीज, और ब्रीडर से बनता है आपका आधार बीज, और आधार बीज से बनता है आपका प्रमाणित बीज, है ना। 3 जनरेशन सिस्टम चलता है बेसिकली। जो आपका नाभिकीय बीज होता है ये ब्रीडर द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा? रिसर्च सेंटर पर ब्रीडर के माध्यम से, या फिर कह सकते हैं कि साइंटिस्ट या फिर क्या वैज्ञानिकों द्वारा बनाया जाता है आपका नाभिकीय बीज। और नाभिकीय बीज से जो रिसर्च सेंटर है वो ब्रीडर्स को, जैसे आपका नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है उसको प्रोवाइड कराते हैं कौन सा बीज? आपका प्रजनक बीज। और प्रजनक बीज से बनते हैं आपके आधार बीज, और आधार बीज जो होता है उसी से सारे बीज बनाए जाते हैं, जिस कारण से आधार बीज को मदर सीड भी कहा जाता है या मातृ बीज भी कहा जाता है। किसे? आधार बीज को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है। राष्ट्रीय एकीकृत कीट प्रबंधन केंद्र NCIPM निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? नई दिल्ली में, मुंबई, लखनऊ, पटना। राष्ट्रीय एकीकृत कीट प्रबंधन केंद्र कहां पर स्थित है? ये आपको आंसर करना है। NCIPM कहां पर स्थित है? NCIPM कहां पर स्थित है? जल्दी से बता दीजिए। नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहां पर स्थित है? ए, बी, सी या फिर डी? न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। देखो सभी के आंसर आ गए हैं। ए, बिल्कुल सही। आपका जो राष्ट्रीय एकीकृत कीट प्रबंधन केंद्र है ये कहां पर है? आपका नई दिल्ली के अंदर है। कहां पर है बच्चों? नई दिल्ली के अंदर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेशन को ज्यादा शेयर भी कर देना, है ना, शेयर भी कर देना, आपके गुरुजी का भला हो जाएगा थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विनाशकारी कीट एवं नासी जीव अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया? क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए आप लोग। विनाशकारी कीट एवं नासी जीव अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष आया? यहाँ पर आपको क्वेश्चन पढ़ लिया है आप लोगों ने। अब चलिए आपको ऑप्शन दिखाते हैं।
विनाशकारी कीट एवं नासी जीव अधिनियम किस वर्ष आया? विनाशकारी एवं नासी जीव अधिनियम कब आया? 1914 में, 1981, 1956 या आपका 1920 में। तो ये आपका जो है आया था कब? 1914 में। 1914 में आया था। ठीक, देवेंद्र जी ए कर रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय के लिए अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पटनचेरू, हैदराबाद, इवादन, नाइजीरिया या नई दिल्ली के अंदर? बता दिए आंसर। क्लास पीडीएफ के लिए आपको पे करना पड़ेगा। क्लास पीडीएफ के लिए आपको नॉर्मली क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको विजन एग्री एकेडमी वेबसाइट व एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, या फिर डायरेक्टली आपको जो है सर्च करना है। ठीक, ललितपुर उत्तर प्रदेश के अंदर है हमारी कोचिंग ऑफलाइन में। ठीक है, तो आपको नॉर्मली गूगल पर सर्च करना है विजन एग्री एकेडमी, तो वहाँ पर आपको वेबसाइट भी मिल जाएगी और एप्लीकेशन भी मिल जाएगा, है ना। 1914, अरविंद कुमार बिल्कुल सही था आंसर। यहाँ पर अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय के लिए अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 37, हैदराबाद, हैदराबाद में नहीं है भैया, इक्री सेट की बात नहीं हो रही है ना। किसकी बात नहीं हो रही है? सॉरी, हाँ, इक्री सेट की बात हो रही है, बिल्कुल सही है। सेमी एरिड, अर्ध शुष्क, है ना, सेमी एरिड, बिल्कुल सही। पटनचेरू हैदराबाद के अंदर है। कहाँ पर है? पटनचेरू हैदराबाद। ठीक, आपका अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय के लिए अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? पटनचेरू हैदराबाद के अंदर है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, भारत का प्रथम जैविक राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, सिक्किम? ये तो सभी को आंसर पता होगा कि आपका जो है भारत का प्रथम जैविक राज्य कौन सा है। भारत का प्रथम, सर मेरा नाम ले लो, सत्यम सिंह। अरे आपका नाम ले लिया, सत्यम सिंह। पीडीएफ आपको जो है जिला बस्ती, देखो उसने पूरा लिख दिया है, सत्यम सिंह जिला बस्ती। ठीक है, इनको ढूंढ लेना है, जिला बस्ती में रहते हैं सत्यम सिंह जी। ठीक है, आपको पीडीएफ चाहिए तो आप विजन एग्री एकेडमी की वेबसाइट या एप्लीकेशन पर जाइए। ठीक है, बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका? भारत का प्रथम जैविक राज्य सिक्किम, 2016, बिल्कुल सही। सिक्किम जो है पहला जैविक राज्य था, या फिर कहें ऑर्गेनिक स्टेट था भारत का। और बात करें एरिया में तो भारत का मध्य प्रदेश जो है एरिया वाइज ऑर्गेनिक जो है स्टेट जो है सबसे बड़ा ऑर्गेनिक स्टेट है। कौन सा? आपका मध्य प्रदेश, है ना। जैविक राज्य है एरिया के उसमें कहें तो एरिया वाइज आपका मध्य प्रदेश है। ठीक, आगे बात करें, कृषि उपज और पशुधन विपणन संवर्धन और सुविधा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 2017 में, 2015, 2013 या 2019 में? बताइए आंसर क्या होगा। कृषि उपज और पशुधन विपणन संवर्धन और सुविधा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 2017 के अंदर, 2015, 2013, 2019? डी कृष्ण अड्डा, किशन अड्डा क्या लिखा हुआ है ना। बताइए 2019 के अंदर आया था। कृषि उपज और पशुधन संवर्धन सुविधा अधिनियम। सभी लोग डी लिख रहे हैं, देखो सभी के साथ मत जाइए, आपका आंसर गलत भी हो सकता है। 2017 के अंदर शुरू हुआ था आपका, है ना। कृषि उपज और पशुधन विपणन संवर्धन और सुविधा जो अधिनियम है 2017 में शुरू हुआ था। हमने ऑलरेडी बता दिया है, पीडीएफ आपको जो है विजन एग्री एकेडमी की वेबसाइट पर विजिट कीजिए, और लास्ट में हम आपको बताएंगे। अभी बीच क्लास में ये सब आप डिस्टर्ब मत कीजिए, ठीक है। अभी ओनली आप लोग आंसर कीजिए, यहाँ पर सही आंसर हो जाता है 2017। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने जैविक उत्पादों को गैर जैविक उत्पादों से अलग करने के लिए जैविक भारत लोगो लॉन्च किया? एफसीआई ने, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, नाफेड ने, एफएसएसएआई ने या फेडा ने? जैविक भारत लोगो किसने लॉन्च किया है,
ये आपको आंसर बताना है। एफसीआई ने लॉन्च किया है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने, नाफेड ने, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने, या फिर कहें एफएसएसएआई ने, या फिर कहें अपेडा, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, अफीडा, किसके द्वारा जो है जैविक भारत जो है लोगो लॉन्च किया गया था? सर डी ऑप्शन में सिक्किम दिया था, तो वहां तो सिक्किम ही होगा ना सही आंसर, है ना। यहां पर आंसर कीजिए, जैविक भारत लोगो किसने दिया? एक क्वेश्चन पूछा गया है, अभी करंट में पूछा गया है। सी बिल्कुल सही, अर्जुन राज जो है एफएसएसएआई कह रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही है ना। तो एफएसएसएआई ने आपका जैविक भारत लोगो लॉन्च किया था, किसके लिए? जैविक उत्पादों को गैर जैविक उत्पादों से अलग करने के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे या लखनऊ? आईएमडी की लंबी कहानी है, ये 3 से 4 बार जो है अपनी जगह चेंज कर चुका है। बताइए आंसर क्या होगा? जो आपका आईएमडी है या इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इसका मुख्यालय कहां पर है? आईएमडी का मुख्यालय कहां पर है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। लिखिए जल्दी से। ए लिख रहे हैं सभी लोग, नई दिल्ली, जो कि बिल्कुल सही है। पहले आपका पुणे हुआ करता था, अभी अभी जो है चेंज होकर आपका कहां पर आ गया है? नई दिल्ली के अंदर आ गया है। कहां पर आ गया है? नई दिल्ली के अंदर। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहां स्थित है? केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहां स्थित है? मुंबई, बेंगलुरु, नागपुर, कोलकाता? केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहां स्थित है? बताइए आंसर, ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से आंसर कीजिए बच्चों। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहां स्थित है? सी, सृष्टि यादव सी आंसर कर रहे हैं, नागपुर, जो कि बिल्कुल सही है, 1937। ठीक, आपका जो नागपुर में 1937 के अंदर शुरू हुआ था एगमार्क। एगमार्क क्या है? एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है उनको मार्क देता है, या फिर कह सकते हैं आपकी उनकी पहचान करता है, उनको टैग देता है। कौन? आपका एगमार्क अधिनियम 1937। ठीक, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो स्थित है नई दिल्ली में, करनाल, लखनऊ या आनंद के अंदर? बताइए आंसर। आपका जो राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो है वो कहां पर स्थित है? एक चीज और बता दें, आपका जो एगमार्क है, एगमार्क जो एक्ट है वो डीएमआई, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, डीएमआई के अंडर में दिया जाता है। डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, जो कि आपका कहां पर? फरीदाबाद के अंदर है। देवेंद्र कुमार, अरे कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है कि मेरा नाम ले लो, मेरा नाम ले लो, है ना। आंसर कीजिए। सत्यम सिंह बी बिल्कुल सही, करनाल के अंदर है आपका राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो। अगला क्वेश्चन, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है कानपुर में, वाराणसी, प्रयागराज या आगरा? भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज? और इसका स्थापना वर्ष भी लिख देना साथ में, स्थापना वर्ष लिखो। IVRI का, इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का स्थापना वर्ष भी लिखना है साथ में। वी, वाराणसी तो देखो आप लोग बता दोगे वाराणसी के अंदर है, लेकिन स्थापना कब हुई थी? इसकी जो स्थापना हुई थी 1971 में हुई थी, 1971 में हुई थी। 1971 में आपका जो है वाराणसी में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान खोला गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है, 45वां प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान स्थित है नई दिल्ली के अंदर, हैदराबाद, भुवनेश्वर, हिसार?
राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान, या इसे हम मैनेज के रूप में भी जानते हैं। मैनेज 1987 में स्थापित हुआ था, ठीक है। मैनेज कब स्थापित हुआ था? 1987 में, ठीक। तो मैनेज का हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर है? मैनेज का हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका जो है, ये कहाँ पर है? सृष्टि यादव बी लिख रही हैं, कृष्ण अड्डा बी लिख रहे हैं, अरुज राज 1971 तो आपका उसका लिख रहे हैं IVRI का, है ना, इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का। आपका जो है राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान की बात करें तो हैदराबाद के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1987 में, 1987। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, सॉरी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ IIVR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। 1987 में हैदराबाद के अंदर आपका मैनेज खोला गया था, ठीक। यह जो मैनेज है, जो है विस्तार सेवाओं, कृषि में विस्तार सेवाओं को बढ़ावा देता है, और साथ ही साथ जो भी आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं उनको भी कौन देखता है? आपका मैनेज देखता है। जो आपका एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर वाला जो है वो भी आपका कौन हैंडल करता है? मैनेज करता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC की स्थापना की गई थी 1973 में, 1983, 1963 या 1989? NCDC की स्थापना कब की गई थी? NCDC की स्थापना कब की गई थी? आंसर कीजिए। NCDC की स्थापना कब की गई थी? आपको डेली जुड़ना है शाम को 8 बजे। डेली जुड़ना है कब? शाम को 8 बजे या रात में 8 बजे, ठीक। रात में 8 बजे आपकी क्लास लाइव होती है। बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर? 1963, 83 नहीं है, 1963। अरुण राज 1983 लिख रहे हैं, 1963 है यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, ठीक। आपका जो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम है NCDC है, इसकी स्थापना 1963 में हुई थी, ठीक, 1963। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है, 47वां प्रश्न है। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग योजना ब्यूरो NBSS एंड LUP का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, बेंगलुरु, नागपुर, कोलकाता? ये तो जल्दी से बता दोगे ना सर। आपकी क्लास एक दर्द का दवा है जो हर एग्जाम में काम आता है। अरे वाह, आपने तो शायरी लिख दी सत्यम सिंह जी। आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए, आपको और मजा आएगा, है ना। बी 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 सभी लिख रहे हैं। बेंगलुरु, नागपुर है ना, अभी अभी पढ़ के आए हैं ना, नागपुर, नागपुर है ना। आपका जो राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग योजना ब्यूरो है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? आपका नागपुर के अंदर। अभी हाल बताया था 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। सी होगा, बी नहीं हो गया। अगला क्वेश्चन 48, अंतरराष्ट्रीय चावल जीन बैंक किस देश में स्थित है? अंतरराष्ट्रीय चावल जीन बैंक किस देश में स्थित है? भारत, चीन, फिलीपींस या जापान? अब भैया जहां पर अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान होगा वहीं पर तो अंतरराष्ट्रीय चावल जीन बैंक होगा, है ना। जहां पर अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान होगा वहीं पर आपका अंतरराष्ट्रीय चावल जीन बैंक होगा। तो बता दीजिए आंसर। अब सभी को पता है कहां पर है, मनीला, फिलीपींस, है ना। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है फिलीपींस। लॉस बेनोस, मनीला, फिलीपींस के अंदर आपका जो है अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है और वहीं पर आपका जो है आपका क्या है, अंतरराष्ट्रीय चावल जीन बैंक है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, भारत में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के लिए मुख्य संस्थान कौन सा है? भारत में कृषि अनुसंधान, एग्रीकल्चर रिसर्च और आपका जो एजुकेशन है उसके लिए मुख्य संस्थान कौन सा है? आपका नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ICAR, GVPUAT, गोविंद वल्लभ पंत एक है यूनिवर्सिटी, और आपका जो है एग्रीकल्चर एंड कृषि प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी, ठीक है। और ऑप्शन डी आपका जो है IARI। बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर? भारत में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के लिए मुख्य संस्थान कौन सा है? तो भैया वो है आपका ICAR। ICAR जो है रिसर्च भी देखता है, या फिर कहें भारत के अंदर ये कहें कि आपका रिसर्च या अनुसंधान को भी देखता है और शिक्षा को भी, ये कहें शिक्षा, कृषि शिक्षा को विकास देता है। ठीक सर, क्लास के लास्ट में कुछ पूछना है
हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं आप लास्ट में, है ना। अभी आपके 50% क्वेश्चन हुए, 50 क्वेश्चन और बाकी है, तो तैयार रहिए। अभी अभी क्लास लास्ट नहीं हुई है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस का मुख्यालय कहाँ है? यूएसए, फ्रांस, ब्राजील या बेल्जियम? अंतरराष्ट्रीय या फिर क्या, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस का मुख्यालय कहाँ पर है? ए, बी, सी या फिर डी? बताइए आंसर। ए, बी, सी या फिर डी, सही आंसर क्या होगा? तो बच्चों यहाँ पर सही आंसर हो जाता है आपका बेल्जियम। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस जो है कहाँ पर है? आपका बेल्जियम के अंदर है। कहाँ पर है बच्चों? बेल्जियम। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51। अब हुए हैं 50 क्वेश्चन, अभी आपके जो है 50 क्वेश्चन बाकी है। 15 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के बाकी हैं और आपका कंप्यूटर और यूपीजी के तो सारा ही बाकी है अभी, है ना। अगला क्वेश्चन है, आईसीएआर की राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना के तहत भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 15, 127, 129, 126? जो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना है, ठीक, उसके अकॉर्डिंग कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट, एनएआरपी। एनएआरपी के अकॉर्डिंग आपके जो भारत है उसे कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? डी 126? डी तो नहीं होगा भैया, यहाँ आंसर, यहाँ पर आंसर क्या नहीं होगा? डी नहीं होगा। बताइए आंसर। ए, बी, सी या फिर डी? डी नहीं होगा अमित तिवारी जी, डी नहीं होगा यहाँ पर आंसर। कुलवीर सिंह, ए भी नहीं होगा। 15 आपका जो है योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन ने दिया था, प्लानिंग कमीशन, ठीक, प्लानिंग कमीशन ने जो दिए थे वो दिए थे आपके कितने? 15, है ना। योजना आयोग ने जो दिए थे 15, 127 लिख रहे हैं अरुण राज, जो कि बिल्कुल सही है। एनएआरपी की बात करें, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आईसीआर ने 127 क्या दिए? कृषि जलवायु क्षेत्र दिए। ठीक, अगला क्वेश्चन, विश्व मौसम संगठन की स्थापना कहां और कब की गई थी? न्यूयॉर्क 1980, वाशिंगटन 1978, जेनेवा 1978 या रोम 1976? जो आपका विश्व मौसम संगठन है इसकी स्थापना कब और कहां की गई थी? बता दीजिए आंसर। बी, 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 वाशिंगटन नहीं है भैया। सत्यम जी, बी, बी नहीं है आंसर। अरविंद कुमार 127, सत्यम बी। ये तो भैया आपका 127, 51 बी लिखो ना, 52 का आंसर करो, 52। डी, डी नहीं है भैया। जेनेवा 1978, आपका जो विश्व मौसम संगठन है या फिर कहें इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो आपका कहाँ पर है? जेनेवा, और 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, कब? जेनेवा 1978। यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 है, 53। भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, करनाल, लुधियाना या कानपुर? भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ पर स्थित है? जल्दी से आंसर कीजिए। भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ पर स्थित है? सी 1978 सही है। अमित तिवारी, बुंदेली भाई, आप तो हमारे बुंदेलखंड से हैं। डॉक्टर अमित तिवारी, डॉक्टर अमित तिवारी जी बताइए, भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ पर स्थित है? भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ पर स्थित है? ए भैया आपका कहाँ पर? करनाल, हरियाणा के अंदर। भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ पर है? करनाल, हरियाणा। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड कब बना? नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कब बना आपका? 1978 में, 1980, 1984 या 1988 में? आपका जो नेशनल, ये कह सकते हैं राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड है, उसकी स्थापना कब हुई थी? नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की स्थापना कब हुई थी और ये कहाँ पर है? कहाँ पर है जल्दी से बताओ। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कहाँ पर है और इसकी स्थापना कब हुई थी?
जल्दी से आंसर कीजिए। NHB कहाँ पर स्थित है? नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कहाँ पर स्थित है? जल्दी से बताओ आंसर। A, B, C या फिर D? नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। हिसार हरियाणा। जल्दी से आंसर कीजिए। देहरादून में नहीं है, गुरुग्राम में है। कहां पर है? गुरुग्राम हरियाणा। 1984 में तो इसकी स्थापना हुई थी और ये कहां पर है? गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है। राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड कहां पर है? आपका गुड़गांव या फिर कहें गुड़गांव हरियाणा, या पहले गुरुग्राम के रूप में जाना जाता था। यहाँ पर जो है 1984 सही आंसर हो जाता है। अरविंद कुमार 1984। ठीक, अगला क्वेश्चन। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जोधपुर, देहरादून, करनाल, पंतनगर। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए आंसर। 53B। 53B नहीं होगा, सॉरी 53B तो होगा चौवन का 84, सॉरी आपका जो है C होगा, है ना, 1984। 55 का आंसर कीजिए। 55 केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये आपका जो है करनाल हरियाणा के अंदर है। कहाँ पर है बच्चों? करनाल के अंदर है। कहाँ पर है? करनाल। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 है, 56वां प्रश्न। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद, कानपुर, लखनऊ, झांसी। ये तो सबको पता होगा, गन्ना अनुसंधान संस्थान। भारतीय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च कहाँ पर है बच्चों? लखनऊ के अंदर है। कहाँ पर है आपका? लखनऊ के अंदर है। लखनऊ, लखनऊ। ठीक, कहाँ पर है? लखनऊ के अंदर। ठीक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है आपका? लखनऊ के अंदर है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ बना? नई दिल्ली, हैदराबाद, लुधियाना, पंतनगर। ये तो सबको बता दोगे ना, पंतनगर विश्वविद्यालय। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर जो है प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय था। कौन सा था? प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय था। 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है 57 का ऑप्शन डी, पंतनगर। 57 का ऑप्शन डी, सी नहीं होगा अरविंद जी, 57 का डी होगा, पंतनगर। ठीक, पंतनगर 1960। अर्जुन राज आप गलत लिखे, 1974 नहीं, 1974 में तो केबी के आए थे। 1957 जो, सॉरी 1960 में आपका जो है स्थापित हुए थे। रविकांत चौहान सही लिख रहे हैं आंसर। भारतीय कृषि जैविक प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? रायपुर छत्तीसगढ़, मालेगांव महाराष्ट्र, रांची झारखंड, नई दिल्ली। भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर स्थित है? बता दीजिए आंसर। 58 का 58वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता है यहां पर? भारतीय कृषि जैविक प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर है? डी, 57 डी। 58 लिखिए अर्जुन राज जी, जी गुरु जी ने मत लिखिए, 58 का आंसर लिखिए, है ना। भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो भैया ये आपका कहाँ पर है? आपका रांची। कहाँ पर? रांची झारखंड के अंदर है। कहाँ पर है? रांची झारखंड के अंदर। रांची झारखंड। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, रांची झारखंड। क्लियर? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, 59वां प्रश्न है। एग्रोस्टोलॉजी किसका अध्ययन है? खरपतवार का, घास का, पेड़ का, इनमें से कोई नहीं। एग्रोस्टोलॉजी किसका अध्ययन है? ये झारखंड को गलत लिख रहा है, झारखंड। झारखंड नहीं होता, झारखंड होता है बच्चों, है ना। झारखंड नहीं, झारखंड लिखते हैं, जे आता है। सी लिख रहे हैं, घास की खेती। सी देखो, पेड़ों की खेती नहीं होता है आपका। एग्रोस्टोलॉजी किसका अध्ययन है? आपका घास की खेती का अध्ययन। घास की खेती का अध्ययन या फिर कहें आपकी ग्रास की कल्टीवेशन ऑफ ग्रास इज कॉल्ड एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी कहा जाता है घास की खेती को। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नासिक, नागपुर, पुणे, गोवा।
केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बता दीजिए आंसर। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ए बी सी। बी लिख रहे हैं अर्जुन कुमार जी, सही आंसर है आपका नागपुर के अंदर है। सर आप एएफओ में हो? अभी मैं नहीं हूँ एएफओ में। एक्चुअली क्या हुआ, लास्ट इंटरव्यू में जो है 1.25 से रहा इस बार इंटरव्यू, है ना, इसलिए तो आप लोगों को पढ़ाने आ गया। अगर ये एएफओ में हो जाता तो मैं आपको यहाँ पढ़ा नहीं रहा होता ना। लेकिन हाँ, हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। थोड़ी सी किस्मत खराब है, बाकी सब बढ़िया है। मेहनत मेहनत जो है रंग लाएगी एक दिन, ठीक है। तो जीवन से हारे नहीं है, बस एएफओ के लिए कोशिश कर रहे हैं। और आप लोगों के लिए भी बढ़िया से कोशिश में है कि आप लोग भी बढ़िया एएफओ बने, एजीटीए में जॉब पाएं, है ना। तो आप लोगों के लिए भी प्रयास है और अपने लिए भी है। अगला क्वेश्चन बताइए आंसर। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो भैया ये नागपुर के अंदर है। ऑप्शन बी नागपुर। सभी लोग 60 बी कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, नागपुर के अंदर है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी किस शहर में है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी किस शहर में है? नई दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, कटक। बताइए आंसर। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहां पर है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी किस शहर में? नई दिल्ली में, हैदराबाद, बेंगलुरु या कटक। बताइए आंसर। ए बी सी या फिर डी? जल्दी से आंसर कीजिए। ए बी सी या फिर डी? डी नहीं होगा रविकांत जी, हैदराबाद है यहाँ पर, ऑप्शन बी, ठीक है। आपका जो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी है वो कहाँ पर है? आपकी हैदराबाद के अंदर है। कहाँ पर? ऑप्शन बी, हैदराबाद। हैदराबाद के अंदर आपका जो है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी स्थित है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत में कृषि कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है? एग्रो क्लाइमेटिक जोन। अब आ गया आपका सही आंसर, है ना, जो आपकी योजना आयोग ने दिए थे वो अब आप वो आंसर कर सकते। 15, 20, 21 या 18। भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है? यदि नॉर्मली पूछ ले कि कितने कृषि जलवायु है तो वो हमेशा आपके योजना आयोग के अनुसार ही जाते हैं। किसके अनुसार जाते हैं? योजना आयोग। योजना आयोग के अनुसार कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है आपके भारत में? 15 हैं। कितने क्षेत्र हैं आपके बच्चों? 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। कितने हैं? 15। ये सभी लोग ए आंसर कर दीजिए, है ना, आप लोगों को पता है ये तो 15 है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल, बरेली, नई दिल्ली, अविकानगर। ए बी सी या फिर डी? केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ए करनाल, बी बरेली, सी नई दिल्ली या डी अविकानगर। ए बी सी या फिर डी? जल्दी से आंसर कीजिए। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आप सत्यम जी पर्सनली कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको तैयारी कैसे करते हैं मैं बता दूंगा, ठीक है। या लास्ट में आप पूछ लीजिएगा, लास्ट में बताऊंगा मैं कैसे तैयारी करनी है। अविकानगर बिल्कुल सही, ऑप्शन डी अविकानगर यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? आपका अविकानगर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय कृषि संग्रह प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान IGSRI, IGSRI या फिर कहें इंडियन ग्रेन स्टोरेज रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में, मुंबई में, हापुड़ में, लखनऊ में। अब मैं इसमें एक हिंट दे रहा हूँ, ये आपका उत्तर प्रदेश के अंदर है। जो IGSRI है वो कहाँ पर है? यूपी के अंदर है। अब यूपी के अंदर बता दो कहाँ पर है। भारतीय कृषि संग्रह प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान IGSRI कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में, मुंबई, हापुड़ में या लखनऊ में? बता दीजिए आंसर। मोबाइल नंबर, आप मोबाइल नंबर देखो, विजन एग्री एकेडमी सर्च करिएगा गूगल पर तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी और वेबसाइट पे हमारा मोबाइल नंबर मिल जाएगा, या लास्ट में मैं बता दूंगा, ठीक है। 63A, 63A केंद्रीय
63 ए नहीं था, 63 का डी था, 64 का आंसर करो। हापुड़, बिल्कुल सही। एग्रीकल्चर पॉइंट नीरज, बाय नीरज, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं आप। हापुड़ के अंदर है भारतीय कृषि संग्रह प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान। कहां पर है आपका? हापुड़ के अंदर। ठीक, ऑप्शन सी यहां पर हापुड़ सही हो जाता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है। 65वां प्रश्न दिया हुआ है, राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र एनबीडीसी स्थापित किया गया कानपुर में, झांसी, गाजियाबाद, बेंगलोर। ए, बी, सी या फिर डी। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? आपका कानपुर में, झांसी में, गाजियाबाद या फिर कहें बेंगलोर। सत्यम सिंह ए आंसर कर रहे हैं कानपुर, जो कि गलत है। ठीक है, कुलवीर सिंह सी आंसर कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही है। गाजियाबाद के अंदर है एनवीडीसी या फिर कहें राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र। कहां पर है आपका? गाजियाबाद, बिल्कुल सही कुलवीर सिंह जी, आपका आंसर हमें मिल गया है ना। कहां पर है आपका? गाजियाबाद। यहां पर आपका जो है एक सेक्शन 65 क्वेश्चन यहां पर समाप्त होते हैं। ठीक, हापुड़ सही है, पता है। ठीक है, यहाँ पर आपके 65 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगला सेक्शन कंप्यूटर का है, जिसमें 15 क्वेश्चन हम कंप्यूटर के करेंगे। ठीक, कितने क्वेश्चन? 15 क्वेश्चन। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, कंप्यूटर का पहला और इस सेट पेपर का 66वां क्वेश्चन। 66वां प्रश्न है, प्रथम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के संबंध में एबीसी का पूर्ण रूप क्या है? एबीसी का पूर्ण रूप क्या है? बताइए आंसर। एबीसी का पूर्ण रूप पूछा गया है, ऑप्शन पर लेके चलते हैं आप लोगों को, ऑप्शन का पर चलते हैं। एबीसी का पूर्ण रूप बताना है हमें, है ना। किसका? देखो ये है हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 7880497104। ठीक, इसको नोट कर लेना। मैं आपको एबीसी का फुल फॉर्म यहाँ पर हमें बताना है। ठीक, तो आंसर करिएगा, ए बी सी का फुल फॉर्म क्या होगा? अटेंस ऑफ बाइनरी कंप्यूटर या फिर कहें एनालॉग बैरी कंप्यूटर, अटेंस ऑफ बैरी कंप्यूटर, एनालॉग बाइनरी कंप्यूटर। ए, बी, सी या फिर डी। ए बी सी का फुल फॉर्म क्या होता है? सत्यम सिंह जी आंसर कर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? ए बी सी का फुल फॉर्म अटेंस ऑफ बैरी कंप्यूटर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर हो जाता है, अटेंस ऑफ बैरी कंप्यूटर। ठीक, अटेंस ऑफ बैरी कंप्यूटर। ठीक, यहां पर सही आंसर हो जाता है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाता है, अटेंस ऑफ बैरी कंप्यूटर, एबीसी का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है एनीएक, सिद्धार्थ, परम या मेघा? विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? एनीएक, सिद्धार्थ या परम या फिर कहें मेघा? आंसर कीजिए। 66 डी। डी नहीं होगा भैया, सी होगा। एबीसी का फुल फॉर्म अटेंस ऑफ वेरी कंप्यूटर होगा। ठीक, सी आंसर सही होगा यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर जो सही आंसर हो जाता है वो है एनीएक। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो था वो तो कौन सा था आपका? एनीएक था। ऑप्शन ए एनीएक सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 है, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था? चौथी पीढ़ी, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी या तीसरी पीढ़ी? किस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। आंसर कीजिए, ए, बी, सी या फिर डी। अमित तिवारी आप 66वें क्वेश्चन पर अटके हुए हैं। अभी 68वां प्रश्न आ गया है आपका, जो है किस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था? आंसर कीजिए, ए, बी, सी या फिर डी। यहाँ पर बच्चों बात करें सही आंसर की तो पहली पीढ़ी में, पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें वैक्यूम ट्यूब का, दूसरे पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का, ठीक, और तीसरी पीढ़ी के में आईसी का, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। ठीक, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है पहली पीढ़ी, ऑप्शन बी। ठीक, फर्स्ट जनरेशन। तीसरी पीढ़ी में नहीं किया गया था। अर्जुन राज, दिमाग को खोल के बैठो क्लास में, है ना। अगला क्वेश्चन, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब, वीएलएसआई, ट्रांजिस्टर, इनमें से कोई नहीं है। दूसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था?
किस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग किया गया था? तो जैसा कि हमने बताया है आपको कि दूसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था बच्चों? ट्रांजिस्टर का। यहाँ पर सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, ट्रांजिस्टर। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 है, प्रश्न नंबर 70 दिया हुआ है, नवीनतम पीढ़ी के कंप्यूटरों में निर्देश किस प्रारूप में निष्पादित होते हैं? समानांतर और अनुक्रमिक दोनों, समानांतर, रेखीय, अनुक्रमिक। बताइए आंसर, ए, बी, सी या फिर डी। जो आपके नवीनतम पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं, निर्देश किस प्रारूप में आपके जो है किस प्रारूप में निष्पादित होते हैं? किस प्रारूप में निष्पादित होते हैं? बताइए आंसर, समानांतर और अनुक्रमिक, समानांतर, रेखीय, अनुक्रमिक, ए, बी, सी या फिर डी। तो भैया जो आपके नवीनतम पीढ़ी के कंप्यूटर होते हैं उनमें निर्देश किस प्रारूप में रहते हैं? आपके समानांतर और अनुक्रमिक दोनों रूपों में पाए जाते हैं। किसमें? समानांतर और अनुक्रमिक दोनों रूपों में। ठीक, आगे चलते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क का आविष्कार और विकास कब हुआ? आविष्कार और विकास कब हुआ? 1990 में, 95, 1997 या 1992 में? आपका जो डीवीडी है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, कभी कभी डीवीडी का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है तो लिख लेना डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क जो है फुल फॉर्म होता है। इसका आविष्कार हुआ था 1995 में, ऑप्शन बी, 1995, 1995, ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। क्लियर? आगे चलते हैं 72, क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। 72वां प्रश्न है, एप्पल 2 या फिर कहे एप्पल सेकेंड कंप्यूटर की पीढ़ी का एक उदाहरण है? चौथी पीढ़ी, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी या तीसरी पीढ़ी? एप्पल सेकेंड किस पीढ़ी का उदाहरण है? एप्पल सेकेंड किस पीढ़ी का उदाहरण है? बताइए आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? ए, बी, सी या फिर डी? एप्पल सेकेंड कंप्यूटर की किस पीढ़ी का एक उदाहरण है? तो भैया चौथी पीढ़ी। किस पीढ़ी का उदाहरण है? चौथी पीढ़ी का उदाहरण है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाता है, चौथी पीढ़ी। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 73 है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों के रूप में जाना जा सकता है मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, या फिर कहें आपका एनालॉग कंप्यूटर या डिजिटल कंप्यूटर, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं आपका एएफओ में आता है, इसमें नहीं आता है ना। तो बताइए पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों को के रूप में आता है मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, एनालॉग या डिजिटल कंप्यूटर? ए, बी, सी या फिर डी? जो आपके प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो कैसे कंप्यूटर थे? आपके डिजिटल कंप्यूटर। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन डी डिजिटल कंप्यूटर सही आंसर हो जाता है, ऑप्शन डी डिजिटल कंप्यूटर। ठीक, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 है, 74वां प्रश्न दिया हुआ है, 1982 में पहला मैकेनिकल कंप्यूटर किसने विकसित करना शुरू किया था? चार्ल्स बेबेज ने, एडा लवलेस ने, हरमन होलेरिथ ने या जोसेफ मैरी होलेरिथ ने? 1822 में पहला मैकेनिकल कंप्यूटर जो है किसने विकसित करना शुरू किया था? रविकांत, एनालॉग नहीं होगा, डिजिटल होगा यहाँ पर। ठीक, सही आंसर बताइए आप लोग। चार्ल्स बेबेज ने। किसने भैया? चार्ल्स बेबेज ने। पहला मैकेनिकल कंप्यूटर किसने विकसित करना शुरू किया था बच्चों? चार्ल्स बेबेज ने। किसने? चार्ल्स बेबेज ने। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 है, 75वां प्रश्न दिया हुआ है आपको, प्रारंभिक मेन फ्रेम कंप्यूटर से लेकर उच्च कंप्यूटिंग शक्ति वाले अपेक्षाकृत छोटे स्मार्ट उपकरणों तक कंप्यूटर विकसित हो गए हैं। निम्नलिखित में से किस आविष्कार ने कंप्यूटर के भौतिक आकार को कम करने में योगदान दिया? वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, एकीकृत सर्किट या आईसी, या फिर कहें कैथोड रे ट्यूब? कैथोड रे ट्यूब, ए, बी, सी या फिर डी? आपका जो है 75वां प्रश्न है, प्रारंभिक मेनफ्रेम कंप्यूटर से लेकर उच्च कंप्यूटिंग शक्ति वाले अपेक्षाकृत छोटे स्मार्ट उपकरणों तक कंप्यूटर विकसित हो गए हैं। निम्नलिखित किस आविष्कार ने कंप्यूटर के भौतिक आकार को कम करने में योगदान दिया? तो भैया वो आईसी ने दिया था, ऑप्शन सी एकीकृत सर्किट यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। आईसी जो है सही आंसर हो जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर कहें एकीकृत सर्किट। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 76, 76वां प्रश्न है। 76वां प्रश्न दिया हुआ है बच्चों, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर माउस के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है? केल्विन फ्रीमैन, डगलस एंगलवार्ट, नॉर्टमैन स्मिथ या डेनिस रिची? डेनिस रिची। बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर?
तो भैया जो आपका माउस है का आविष्कार जो कहा जाता है वो कहा जाता है डगलस एंग्लेवार्ट को। किसे? कंप्यूटर माउस के आविष्कारक जो कहे जाते हैं डगलस एंग्लेवार्ट कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, 1991 में भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर जिसका नाम था विजय भटकर द्वारा विकसित किया गया था। प्रयाग 400, प्रगति 5000, परम 8000, प्रभास 6000। बताइए आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? ए, बी, सी या फिर डी? 1991 में भारत का पहला स्वदेशी कंप्यूटर विकसित किया गया था, वह उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? तो भैया उसका नाम था परम 8000। क्या नाम था बच्चों? परम 8000, परम 8000। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 78 दिया हुआ है। 78वां प्रश्न है, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, कहलाती है इनपुट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। इनपुट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। बताइए आंसर क्या होगा? ऑप्शन 78 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि सारी क्रियाएं कौन करता है? कंप्यूटर करता है ना। डाटा को स्वीकार करता है, आउटपुट उत्पन्न करता है, उसको स्टोरेज का कार्य भी करता है। कौन भैया? कंप्यूटर। यहाँ पर ऑप्शन बी कंप्यूटर सही आंसर हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मूल कार्य क्या है? इनपुट करना, स्टोरेज करना, प्रोसेसिंग या फिर कहें ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी या फिर कहें उपरोक्त सभी। तो भैया उपरोक्त सभी या ऑल ऑफ दीज इसके कार्य हैं। सभी कार्य जो है करता है कौन? कंप्यूटर। इनपुट भी लेता है आपका, स्टोरेज भी करता है, प्रोसेसिंग भी करता है। क्या करता है? प्रोसेसिंग। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 है, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर या तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किस उपकरण का प्रयोग किया गया है? वैक्यूम ट्यूब, वीएलएसआई, एकीकृत सर्किट, आईसी, इनमें से कोई नहीं। अरुण राज डी। थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। आपका जो है 1 घंटे 40 मिनट की क्लास हो चुकी है। करीबन अभी आपकी 20 मिनट की और जाएगी क्लास। 79 रविकांत चौहान, ऑल ऑफ दीज बिल्कुल सही है। 80 का सी बिल्कुल सही है, एकीकृत सर्किट, जो कि हमने बताया था कि इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाता है आपका किसमें? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। आगे यहाँ पर जो है आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगला पार्ट आ जाता है उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान। क्या भैया? उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान। ठीक, तो 81वां प्रश्न है, पुरापाषाण कालीन बेलन नदी घाटी का साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्राप्त होता है? वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज या इटावा? उत्तर प्रदेश पुरापाषाण कालीन बेलन नदी घाटी का साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्राप्त होता है? बताइए आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? ए, बी, सी या फिर डी? पुरापाषाण कालीन बेलन नदी घाटी का साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्राप्त होता है? तो वो मिलता है प्रयागराज से, इलाहाबाद या प्रयागराज क्षेत्र से हमें देखने को मिलता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक पुरास्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं? बेलन नदी घाटी, गंगा नदी घाटी, लोहेदा नाला क्षेत्र या कोल्डी हवा? इसका आंसर करिएगा आप। 82 का आंसर कीजिए। आप लोग क्या करते हैं 82 का आंसर? 82वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश किस नवपाषाणिक पुरास्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं? ए, बी, सी या फिर डी? आपका जो है बेलन नदी घाटी, गंगा नदी घाटी, लोहेदा नाला क्षेत्र या कोल्डी हवा? ए, बी, सी या फिर डी? 81 सी, कुलवीर सिंह सी कर रहे हैं। आपका जो है प्रयागराज 81। 82 का आंसर कीजिए 82। 82 डी, कुलवीर सिंह डी नहीं है। देखिए, जो पुरानी रिसर्च थी या फिर कहें प्राचीन कालीन रिसर्च थी वो कोल्डी हवा मानती थी। ठीक है, जो आपकी नई रिसर्च है ना, कौन सी नई रिसर्च या फिर कहें जो वर्तमान आपकी जो रिसर्च है उसने जो है चेंज कर दिया है लोहेदा नाला क्षेत्र। कहाँ पर? लोहेदा नाला क्षेत्र। आपका जो है ये कहें नवपाषाण पुरास्थल के धान के भूसी के क्षेत्र कहाँ पर मिले हैं आपको? लोहेदा नाला क्षेत्र से मिले हैं। कहाँ पे? सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन जो है गलत डाल दिया गया है। लोहेदा नाला क्षेत्र नहीं, लहुरा देव। ठीक, ऑप्शन सी यहाँ पर सही कर लीजिए, लहुरा देव, लहुरा देव। ठीक, लहुरा देव यहाँ पर जो है ऑप्शन कर लीजिए आप, लहुरा देव। यहाँ पर इसको हम काट देते हैं, लहुरा देव। ठीक,
लहुरा देव जो है आपका जो है नया नवीनतम खोजों के अनुसार लहुरा देव आपका क्या माना जाता है, धान की भूसी के जो साक्ष्य मिले हैं, धान की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले, नवीनतम रिसर्च के अनुसार आपके लहुरा देव से मिले, कोल्डी हवा से नहीं। लहुरा देव जो है जो नई रिसर्च है या नवीनतम रिसर्च है वो क्या कहती है, लहुरा देव। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है लहुरा देव। इसको करेक्ट कर लेना, लिख लेना। ये नई रिसर्च कहती है, कोल्डी हवा पहले था, अब जो कहती है वो है आपकी लहुरा देव। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 है, 83वां प्रश्न दिया हुआ है आपका। चौरा चौरा या फिर कहें चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कांड का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है, देवरिया, आजमगढ़, गोरखपुर या बलिया। चौरी चौरा कांड की घटना जो है कहाँ पर हुई थी बताना है आपको। तो भैया ये हुई थी आपकी कहाँ पर, गोरखपुर के अंदर। कहाँ पर हुई थी बच्चों, चौरी चौरा कांड कहाँ पर हुआ था आपका, गोरखपुर के अंदर हुआ था। लहुरा देव किस जिले में है, चलिए हम आपको बता देते हैं, जस्ट मिनट रुकिएगा। लहुरा देव किस जिले में है, संत कबीर नगर जिले में है। लहुरा देव कहाँ पर है, संत कबीर नगर जिले में है। लहुरा देव संत कबीर नगर जिले में। और गोरखपुर लिख रहे हैं 1922, बिल्कुल सही है। चौरी चौरा कांड में जो है एक पूरे जो थाना था उसे जला दिया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ पर की गई थी, आगरा, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर। स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ पर की गई थी, स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ पर की गई थी। तो भैया ये की गई थी आपकी प्रयागराज में। कहाँ पर की गई थी बच्चों, प्रयागराज के अंदर स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 है, उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन कब किया गया था, 1915 में, 1918, 1922 या 1925। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन कब किया गया था, तो भैया ये किया गया था 1918 में। कब किया गया था उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन, 1918 में। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन कब किया गया था, 1918 के अंदर। कब किया गया था, 1918 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 86 है, 86वां प्रश्न है, अवध का अंतिम नवाब कौन था, सादत खां, बाजिद अली शाह, शुजाउद्दौला या फिर कहें सफदरजंग। सफदरजंग। अवध का अंतिम नवाब कौन था, अवध का अंतिम नवाब कौन था, तो भैया वो थे आपके वाजिद अली शाह जो है अवध का अंतिम नवाब था। कौन, वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। अवध का अंतिम नवाब कौन था, वाजिद अली शाह। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर में किसने किया था, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर में किसने किया था, रानी लक्ष्मीबाई, ब्रिजेश कादिर, ऑप्शन सी है आपका जो है तात्या टोपे, तात्या टोपे, ऑप्शन डी दिया हुआ है पे कदम सिंह, कदम सिंह। ठीक, तो आपको जो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो कानपुर से किसने किया था, किसने किया था आपका जो है तात्या टोपे ने। किसने किया था आपका, तात्या टोपे ने आपका जो है ऑप्शन सी यहाँ सही आंसर जो है तात्या टोपे ने 1857 के विद्रोह का कानपुर से नेतृत्व किया था। किसने, आपका तात्या टोपे ने। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 88 है, 88वां प्रश्न, जेजाक भुक्ति किसका प्राचीन नाम है, जेजाक भुक्ति किसका प्राचीन नाम है, बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा या विदर्भ। जेजाक भुक्ति किसका प्राचीन नाम है, बघेलखंड, बुंदेलखंड या मालवा या फिर क्या विदर्भ। जो बुंदेलखंड क्षेत्र है उसे प्राचीन काल में जेजाक भुक्ति कहा जाता था। ठीक है, तो बुंदेलखंड यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। क्या आंसर हो जाता है बच्चों, बुंदेलखंड। ठीक, बुंदेलखंड। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, लुम्बिनी, सारनाथ, वैशाली या राजगृह। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, बताइए आंसर, ए, बी, सी या फिर डी।
लुम्बिनी, सारनाथ, वैशाली या राजगृह? तो भैया सारनाथ में जो है पहला जो है उपदेश दिया था किसने? महात्मा बुद्ध ने। वघेलखंड, बुंदेलखंड नहीं, यहाँ पर बुंदेलखंड से ही आंसर होगा, बघेलखंड नहीं होगा। जेजा की भुक्ति जो है बुंदेलखंड को जाना जाता है। ठीक, आपके जो सारनाथ है महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ के अंदर दिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन का ताम्रपत्र लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? बांसखेड़ा, कन्नौज, प्रयाग या फिर कहें थानेश्वर? हर्षवर्धन का ताम्रपत्र लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो भैया हमें ये बांसखेड़ा से मिला है। कहाँ से मिला है हमें? बांसखेड़ा। हर्षवर्धन का ताम्रपत्र लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? हमें बांसखेड़ा से प्राप्त हुआ है। ठीक, तो ऑप्शन ए बांसखेड़ा यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 91 प्रश्न नंबर 91 है, कपिल वस्तु वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? गोंडा, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर या सिद्धार्थनगर? कपिल वस्तु वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताइए आंसर। तो भैया जो आपका कपिल वस्तु है कहाँ पर है? आपका सिद्धार्थ नगर के अंदर है। ऑप्शन डी सिद्धार्थ नगर। कपिल वस्तु वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? सिद्धार्थ नगर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सिद्धार्थ नगर। ठीक, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में भीड़ हिंसा के बाद किस आंदोलन को अचानक स्थगित कर दिया गया था? कृषक आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन? किस आंदोलन को गांधी जी ने कहा था हिंसा के कारण जो है, मतलब ये कहें कि हिंसा भड़की थी, कुछ हिंसकों ने जो है ये कहें कि कुछ पुलिस वालों को एक चौकी के साथ पूरा जला दिया था, है ना, गोरखपुर के अंदर चौरा चौरी में, है ना। तो उस कारण से गांधी जी को आहत हुए, उनने जो है असहयोग आंदोलन, कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन जो है स्थगित कर दिया था। कौन सा? असहयोग आंदोलन। तो अचानक स्थगित कर दिया गया था असहयोग आंदोलन, किसके कारण? आपका चौरी चौरा कांड के कारण। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद में 1857 के में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई, ब्रिजेश कादर, तात्या टोपे या लियाकत अली ने? 1857 का जो विद्रोह हुआ था इलाहाबाद से नेतृत्व किसने किया था? तो भैया लियाकत अली ने। ठीक, किसने किया था? लियाकत अली ने इलाहाबाद से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। किसने? लियाकत अली ने। ठीक, लियाकत अली, यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर हो जाता है। थोड़ा जल्दी जल्दी इस वजह से करा रहे हैं कि आपकी क्लास जो है ओवर हो गई है ना, 2 घंटे की क्लास थी। ठीक, तो कुछ क्वेश्चन बचे हैं उनको कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, 1 जनवरी 1845 को गोविंद रघुनाथ द्वारा संपादित नामक हमारा पहला हिंदी अखबार उत्तर प्रदेश लाया था? सरस्वती, बनारस अखबार, हंस, जागरण? कौन सा अखबार था सर? आप किस तैयारी किए हैं? एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। मैंने एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एमपीआरईओ अभी केस चल रहा है तो अभी उसमें वेटिंग में है। ठीक है, एग्जाम क्वालिफाई है ये हमारे। 1 जनवरी 1845 को गोविंद रघुनाथ द्वारा संपादित नामक कौन सा नामक हमारा पहला हिंदी अखबार जो है उत्तर प्रदेश लाया गया था? भैया बनारस अखबार। कौन सा? बनारस अखबार। ऑप्शन बी बनारस अखबार। ठीक, अगला क्वेश्चन है, राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? रायबरेली, पीलीभीत, अमरोह, शाहजहांपुर? राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? तो भैया शाहजहांपुर में हुआ था। ठीक, कहाँ पर? शाहजहांपुर। यहाँ पर कुछ शाहजहांपुर वाले भी होंगे, है ना, राहुल को जानते होंगे, शाहजहांपुर से है, एबीवीपी जो है आपका जो बजरंग दल है उसमें कार्यरत है। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद में उत्तर पश्चिम प्रांत के लिए राजस्व बोर्ड की नियुक्ति किसने की थी? लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड कैनिंग ने, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड लिटन? इलाहाबाद में उत्तर पश्चिम प्रांत के लिए राजस्व बोर्ड की नियुक्ति किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 96 है, बताइए आंसर। विलियम बेंटिक। ठीक, इलाहाबाद में उत्तर पश्चिम प्रांत के लिए राजस्व बोर्ड की नियुक्ति किसने की थी? आपका विलियम बेंटिक ने की थी। ठीक, ऑप्शन सी विलियम बेंटिक यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 दिया हुआ है, 1925 में उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन जुड़ा था? मित्र मेला, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इंडियन लीग?
बताइए आंसर। 1925 में उत्तर प्रदेश में जो आपका काकोरी षड्यंत्र हुआ था उसमें जो शामिल जो संगठन था वो कौन था। ठीक। तो बात करें बच्चों सही आंसर की तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक। तो काकोरी कांड षड्यंत्र में जो क्रांतिकारी शामिल थे वो किस संगठन से थे, सॉरी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ऑप्शन बी सही आंसर हो गया यहाँ पर, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यहाँ पर सही आंसर होगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था, किसे चुना गया था। दादा भाई नेरोजी, फिरोज शाह मेहता, जॉर्ज यूल, बदरुद्दीन तैयबजी। जो 1888 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें जो है अध्यक्ष किसे चुना गया था, इलाहाबाद अधिवेशन, जॉर्ज यूले को। किसे, जॉर्ज यूल। यहाँ पर ऑप्शन सी जॉर्ज यूल सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 99 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। सिकंदरा अकबर का मकबरा, सासाराम शेरशाह का मकबरा, बुरहानपुर औरंगजेब का मकबरा, काबुल जो है बाबर का मकबरा। आंसर कीजिए ए बी सी या फिर डी। तो भैया आपका जो सिकंदरा जो है अकबर का मकबरा आगरा के अंदर स्थित है, उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सिकंदरा अकबर का मकबरा सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन और इस सेट पेपर का लास्ट प्रश्न है, शाही न्याय पाने के लिए आगरा में जंजीर ए अदल की स्थापना किसने की थी। शाहजहां, अकबर, जहांगीर या बाबर ने। बताइए आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। शाही न्याय पाने के लिए आगरा में जंजीर ए अदल की स्थापना किसने की थी। आपका जो है शाहजहां, अकबर, जहांगीर या फिर कहें आपका बाबर ने। जंजीर ए अदल की स्थापना किसने की थी। तो भैया इसकी स्थापना की थी जहांगीर ने। किसने की थी बच्चों, जहांगीर ने। यहाँ पर आपके 100 प्रश्न जो है इस सेट पेपर के आज के समाप्त हो जाते हैं। कल मिलते हैं रात को 8 बजे। डेली आपकी जो है 8 बजे क्लास होगी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जो भी डाउट है अब आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक, अकबर नहीं है अरुण राज, जहांगीर है, जहांगीर। ठीक, शाहजहां मत लिख देना, है ना। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। ठीक, तो यहाँ पर जहांगीर सही आंसर हो जाता है। थोड़ा सा हम आपको कोर्सेज के बारे में बता दे रहे हैं जल्दी जल्दी से, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, कृषि प्राविधिक सहायक के लिए हमारे इतने कोर्स चल रहे हैं, बस इतने से कोर्स चल रहे हैं। एक तो ब्रह्मास्त्र चल रहा है आप सभी के लिए। अपने कैमरे के पीछे बच्चे को दिखा दीजिए, बच्चों को दिखा दीजिए। अरे कैमरे के पीछे नहीं दिखा सकते अभी, है ना। सर मेरा आंसर सही है, कृष्ण अड्डा 3 पॉइंट। नाइस सर जी, धन्यवाद। कौन सा आंसर भैया, अड्डा जी, सी। पीडीएफ कितने रुपए की है। तो ये ब्रह्मास्त्र देखो ऑलरेडी बता दिया 249। इसके लिए आपको जाना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। विजन एग्री एकेडमी के नाम से एप्लीकेशन व वेबसाइट है। कंप्यूटर कैसे बढ़े सारा कुछ हम प्रोवाइड कराएंगे। आप 499 वाले कोर्स में आइए, पीडीएफ वाले कोर्स में आइए, सारी कुछ चीज़ें हम लोग प्रोवाइड कराएंगे आपको। विजन एग्री एकेडमी आपको सारा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स तैयार कर रहे हैं। सर आप कैसे तैयारी करते हैं। हम देखो, एक तो देखो ये है कि हम पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद फैक्ट पर आते हैं, है ना। तो किसी दिन आप लोग जो है फुर्सत से कॉल करिएगा, हम बताएंगे कि कैसे तैयारी करते हैं। ठीक, तो ब्रह्मास्त्र बैच जिसकी आज क्लास थी, ये इसमें आपको विथ वीडियो सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पर मिलेगा। पीडीएफ इसका जो है 60 सेट पेपर आपको एप्लीकेशन या फिर विजन एग्री एकेडमी की वेबसाइट पर मिलेगा। अगला जो कोर्स है आपका वो चल रहा है आपका जो है लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस। अब जो बच्चे ऑफलाइन नहीं आ सकते, जिन बच्चों को ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करने में थोड़ी सी मजबूरी है, वो लोग ऑनलाइन क्लास मात्र 499 में, ये आपका लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास है जो है आपकी 499 में उपलब्ध है, 500 रुपये में, जो आपके हमारे यहाँ की 1 मंथ की फीस है। ऑफलाइन की 1 मंथ की फीस है, उसमें सारा कोर्स आपको 6 महीने के लिए मिलने वाला है। लाइव क्लासेस रहेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, साथ ही साथ पीडीएफ स्टडी मटेरियल मिलेगा। सर हम सब बच्चों का भविष्य बनाने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद किशन अड्डा जी। ठीक है,
क्लास रोज होगी, हाँ अब से क्लास रोज होगी। थोड़ा सा ये दिक्कत थी, पावर का बैकअप की दिक्कत थी, अब मैंने पावर का बैकअप बना लिया है, तो अब क्लास डेली होगी आपकी, है ना। तो अब कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या था, लाइट परेशान कर रही थी, उस वजह से क्लास नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है। अब वो चाहे देखो ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत काटते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये क्लास लाइव प्लस रिकॉर्डेड ये ज्वाइन कर सकते हैं आप। रोज होती है ये क्लास, डेली आपकी लाइव क्लास चलती है आपकी एप्लीकेशन पर, विजन एग्री एकेडमी के नाम से, ठीक। आगे टेस्ट सीरीज, हमने जो है टेस्ट सीरीज भी आपके लिए शुरू कर दी है। सर आप एसटीए से में गए थे, हाँ भरा है, इसका पेपर देने जाता है। फ्री फ्री में भी, हाँ पीडीएफ फ्री में, देखो फ्री में पीडीएफ नहीं है, आपको क्लासेस ही मिलेंगी। पीडीएफ में थोड़ा सा मेहनत लगता है, थोड़ा सा चार्ज है, 299 रुपये, सॉरी 249, ठीक। सर ऑफलाइन बैच कहाँ चलता है? हमारा ललितपुर उत्तर प्रदेश में वर्णी चौराहे पर हमारी शाखा है, आप आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी टेस्ट सीरीज 299 में शुरू की गई है, जिसमें 20 फुल लेंथ में टेस्ट मिलेंगे, 50 टॉपिक टेस्ट है और 30 आपके सेक्शनल टेस्ट हैं इसके अंदर, ठीक। और एक आपका जो है एक है, ये है आपका पीडीएफ बंडल कोर्स, जो आप बच्चे कह रहे हैं कहाँ से पढ़ें कैसे पढ़ें, तो उसमें आपको जो है कृषि, कंप्यूटर और यूपीजी के सारी चीज़ें आपको इसमें मिल रही। कंप्यूटर की कौन सी बुक लें, कोई बुक लेने के लिए नहीं है। इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है सर, इसका हम जो है अभी जवाब नहीं देंगे, आपको बाद में जवाब देंगे, कॉल कीजिएगा, ठीक है। एक साथ हम आपको रिव्यू देंगे पूरा कि इंटरव्यू में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। आप लोग एएफओ का फॉर्म भर दीजिएगा, एएफओ के फॉर्म आ गए हैं, 21 तारीख लास्ट डेट है। ये ई बुक है आपके लिए, इसमें आपको पीडीएफ नोट्स रहेंगे, प्रिंटेबल फॉर्म है, प्रिंटेबल कहें तो आप इसे डाउनलोड करके प्रिंट भी करवा सकते हैं कहीं से। कृषि, कंप्यूटर और आपको यूपीजी के कंप्लीट नोट्स 499 मिल रहे हैं आपको। इसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है और आपको क्या करना है, नॉर्मली सा उसको जो है परचेस कर लेना है, ठीक। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी क्वेश्चन के जवाब आप लोग पर्सनली कॉल करिएगा, उसमें आपको देंगे, ठीक है। एसटीए का सेंटर हमारा कानपुर के अंदर है, कानपुर।